तो एक ऐसी ऐतिहासिक जीत भारतीय क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप में, और आप देख रहे थे कि किस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है वापस उनके ही देश में, और उत्साह जो है लगातार हम इस पूरी खबर से जुड़े हुए देख भी रहे हैं। अभिषेक, क्या शानदार पल रहा होगा, और वो जो खुशी की लहर हम सभी को तो है ही, पर जिस तरीके का स्वागत देखने को मिला और जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ भारत में, वो काफी उत्साहजनक और काफी शानदार रहा। निश्चित तौर पर सृष्टि, देखिए ऐसे जो पल होते हैं ना, पूरे देश को यूनाइट करते हैं, कहीं ना कहीं देश को जोड़ने का, उत्साह भरने का, एक नया उमंग लाने का काम करते हैं। तो ये किसी कह सकते हैं कि फेस्टिवल से कम नहीं है, ये किसी त्यौहार से कम नहीं है, और ये मौके बार बार नहीं आते हैं। देखिए T20 की अगर बात करें तब तो ये 17 साल बाद ये मौका है जब भारतीय टीम ने T20 का ये वर्ल्ड कप जीता है, और आज हो रही है स्वदेश वापसी हो गई है। ग्रैंड वेलकम, फैंस का हुजूम था, जमावड़ा। तो सुबह सुबह 6 बजे टीम पहुंची है दिल्ली एयरपोर्ट पर, लेकिन अगर आप भीड़ देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि लोग कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बारबाडोस में टीम फंसी हुई थी क्योंकि वहां पर तूफान था। बीसीसीआई ने एक चार्टर्ड प्लेन का अरेंजमेंट किया और फिर टीम को लाया गया दिल्ली। फिर टीम दिल्ली एयरपोर्ट से ITC मौर्य होटल पहुंची है, वहां से 11 बजे PM आवास जाएगी, उसके बाद 2 बजे मुंबई की रवानगी होगी, और 5 बजे एक और शानदार हम तस्वीरें देखेंगे मुंबई के मरीन ड्राइव से, जहां पर नरीमन पॉइंट से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक एक विजय परेड निकाला जाएगा टीम के साथ। तो निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतरीन पल, ग्रैंड वेलकम तो हुआ ही है। अच्छा, ये जीत बेहद खास है सृष्टि, क्योंकि देखिए T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले टीम में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, लोगों की जगह को लेकर, सिलेक्शन को लेकर उसकी आलोचना हो रही थी। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो विराट कोहली से ओपनिंग कराया जा रहा था, उसकी आलोचना हुई। राहुल द्रविड़ की कोचिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे कि मोरल बूस्ट नहीं कर पा रहे हैं। IPL का सीजन हार्दिक पांड्या के लिए अच्छा नहीं गया था, और लेकिन वर्ल्ड कप में बिल्कुल वो फॉर्म में लौट आए। रोहित शर्मा की बात करें, IPL की कप्तानी चली गई थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के साथ मनमुटाव की खबरें आ रही थी। तो बहुत सारे नेगेटिव्स थे। टीम सिलेक्शन पर सवाल उठे थे कि युवाओं को मौका नहीं दिया गया, बहुत ही घिसी पिटी टीम भेजी गई है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। लेकिन सारे की सारी आलोचनाओं का जवाब टीम ने अपने परफॉर्मेंस से दिया है, और ये वर्ल्ड कप जीतकर आज स्वदेश वापसी हो गई है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब 2011 में ODI वर्ल्ड कप टीम ने जीता था, तो रात को मरीन ड्राइव पर मैं मौजूद था, और वहां पर जो उत्साह था वो पल मैंने शायद अपने जीवन में कभी देखे नहीं है, अब तक नहीं देखे, शायद आगे हो सकता कभी फिर देखने को मिले। लेकिन आज कुछ उसी तरह का माहौल होगा मरीन ड्राइव पर, जब ये विजय परेड निकाली जाएगी टीम के इन रणबांकुरों के साथ, रोहित की सेना के साथ, रोहित शर्मा, विराट कोहली के लिए एक और ये ग्रैंड रिसेप्शन होगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो चैंपियन खिलाड़ी हैं, अब ये रिटायर भी हो गए हैं T20 इंटरनेशनल से। तो निश्चित तौर पर एक बेहद खास ये जीत है, बेहद खास आज का दिन है, और आज दिन भर ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी। तो सभी देशवासियों को एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप की जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक टीम का जो आगमन हुआ है उसकी कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे थे। आज जो शाम को तस्वीरें आएंगी वो खैर हम उससे मार्केट आज कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन उसके बाद की तस्वीरें भी आप ET9 स्वदेश पे देख पाएंगे। खैर हम आगे बढ़ें, जरा ग्लोबल मार्केट्स का फटाफट से जायजा ले लेते हैं, फिर हम डोमेस्टिक मार्केट और अलग अलग ट्रिगर्स जो मार्केट्स के हैं उस पर जरा लौटेंगे। ग्लोबल मार्केट्स के ट्रिगर बताइए अभिषेक। हाँ जी, कल अगर हम अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां पर आधे दिन का ही कारोबार हुआ, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमेरिका में छुट्टी का माहौल है, इंडिपेंडेंस का जश्न मनाएंगे, तो आज तो बाजार वहां बंद ही रहेंगे। S&P 500 और NASDAQ की बात करें, रिकॉर्ड स्तर के ऊपर बंद हुए हैं। टेस्ला में और एनवीडिया के शेयर में तेजी रही है, और NASDAQ 159 अंक चढ़कर बंद हुआ है। टेस्ला में अनुमान से बेहतर डिलीवरी रिपोर्ट से शेयर करीब करीब 6.5% चढ़ा है। डाउ की बात करें तो थोड़ा सा प्रेशर हमने देखा कि यूनाइटेड हेल्थ में 1.25% के आसपास की गिरावट रही थी। प्राइवेट पेरोल की बात करें तो 1.5 लाख की बढ़त है, अनुमान था 1.6 लाख के आसपास का, तो वो तो ठीक ठाक ही है। फेड के जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी बड़े क्रूशियल हैं, और ये कहा गया है कि फिलहाल ब्याज दरों में कटौती के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगी। ये मिनट से निकल के आया है, और कहा गया है कि इन्फ्लेशन घट जरूर आए, लेकिन थोड़ा सा भी मॉनिटर करेंगे, अभी उस पर नजर बनाए रखेंगे।
हालांकि महंगाई जो कुछ कुछ बढ़ती हुई दिखी थी, कुछ अधिकारी सख्त रुख के भी पक्ष में हैं, लेकिन यही है कि अभी बहुत हम जल्दी दरों में कटौती होते हुए नहीं देखेंगे, ये साफ हो गया है फेड के मिनट से। बॉन्ड यील्ड की बात करें, थोड़ी सी नरमी है, सोना 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है। क्रूड की बात करें तो इन्वेंट्री के आंकड़े आए थे, 1% के आसपास की तेजी है, $86 का भाव है ब्रेंट क्रूड का। और बाकी अगर हम एशियाई बाजारों की अगर हम बात करें तो वहां से हम संकेत देख रहे हैं कि ठीक ठाक है, सेंचुरी लगाकर गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है, 24,450 के ऊपर है। हांगकांग के बाजार में, जापान के बाजार में आज बढ़त है, तो संकेत वहां से ठीक ठाक है। दबाव में चीन है, एक उसको अलग स्टैंड आउट छोड़ देना चाहिए, लेकिन ओवरऑल मूड ठीक है। अमेरिकी बाजारों से, गिफ्ट निफ्टी से, एशिया से, क्रूड को लेकर भी कोई खास टेंशन नहीं है। तो ओवरऑल ठीक ठीक हम कह सकते हैं कि माहौल है। अब जरा आ जाते हैं एफआईएस पर और डीआईआईस पर, और एफआईएस डीआईआईस के बाद हम चर्चा ये करेंगे कि आपको निफ्टी में और निफ्टी बैंक में करना क्या है, क्योंकि बढ़िया तेजी हम देख रहे हैं। अब चर्चाएं ये हो रही कि क्या 24,500 हम जल्द ही छूने के लिए तैयार हैं। एचडीएफसी बैंक की जैसी रफ्तार है उससे ये संभव भी लग रहा है। आंकड़ों को भी हम एनालाइज करेंगे, लेकिन कल बड़ी बाइंग हमने देखी है एफआईएस की कैश मार्केट में 5,484 करोड़ रुपए की, डीआईएस की बात करें तो 924 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग रही है। डिम्पी, एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग क्या कोई चेंजेस हैं, और एफआईएस के आंकड़ों से ओवरऑल वायदा को भी उसमें आप जोड़ दीजिएगा, बताइए संकेत किस तरह के हैं। देखिए, एक पुरानी फिल्म का डायलॉग है कि रोज़ सुबह उठो, ये काम करो और फिर सो जाओ। कुछ कुछ मार्केट के अंदर ऐसा है, रोज़ सुबह उठो, फिर तेज़ी देखो, फिर सो जाओ, रोज़ सुबह उठो, फिर तेज़ी देखो और सो जाओ। मार्केट के अंदर कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। तेज़ी इस चरम पे है कि चरम का भी चरम बन रहा है। 82% के आसपास की लॉन्ग पोजीशंस थी। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लग रहा था, इंक्लूडिंग मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि शायद अब धीरे धीरे करके रुकेगा मामला, लेकिन 1.5% एडिशन का और हो गया। मतलब आप ये सोचो ना, 3% का गैप है, 85 की एवरेज होती है। हाँ, जाने को 90 भी जा सकते हैं। कोई आदमी कल खड़ा होकर ये भी बोल सकता है, सर आपने तो 85 बोला था, 90 कैसे आ गए एफआईएस की होल्डिंग। बॉस 90 क्या 99% भी हो सकती है, लेकिन एवरेज होता है उसका जो 85 बनता है। ऐसे लो जब लगा था तो वो 9 भी लगा हुआ है, लेकिन हम एवरेज 15 पकड़ के चलते हैं भी, ठीक है 15 के एवरेज है, इससे नीचे एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट नहीं होती, यानी कि लॉन्ग कम नहीं होता इससे ज़्यादा। तो हम 85 पे हैं, अब 83.5 ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी कि 1.5% की गुंजाइश हो रहा है अब सिर्फ और सिर्फ 1.5% की। उसके बाद 85 पे आके, अच्छा एक और चीज़, ये मेरे को छोड़ दो, आप मेरे को सुना ही मत करो। आप उन लोगों को सुनो जो एक्सट्रीम बुलिश है, जिन्होंने कसम खा रखी है कि हम सिर्फ बुल ही हैं, हम सिर्फ बुल ही बोले। वो लोग भी बोल रहे हैं कि डिप आना चाहिए। अरे मेरे को तो छोड़ ही दो बॉस, आप उन लोगों को सुनो जो एक्सट्रीम बुलिश है, जिनका जन्म ही सिर्फ बुलिशनेस के लिए हुआ है, वो भी बोल रहे हैं कि डिप आना चाहिए। तो आप इसी से अंदाजा ला लो मार्केट के अंदर एंजाइटी है, मार्केट के अंदर एक डिप की कितनी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, लेकिन वो डिप नहीं आ रहा। यही बात गौतम शाम को उस दिन बता के कहते हैं, जब तक हमें डिप करते रहेंगे मार्केट डिप देगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट का नेचर ऐसा है कि जो पूरा फ्लो एक तरफ हो जाएगा उसके अगेंस्ट में आके काम करता है। और ये डिप कौन मांग रहा है? ये डिप तो रिटेलर मांग रहा है। रिटेलर की किस समय एफआईएस के सामने क्या वैल्यू है? एफआईएस तो उड़ा के चला गया मार्केट को, यहाँ तक लेके आ गया, यहाँ तक लाने पर भी माल नहीं बेच रहा, यहाँ तक लाने पर भी माल नहीं बेच रहा है। वर्ड को ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। उसने कोई भी होल्डिंग्स अपनी कम नहीं की है। जिस दिन उसने 2,000 करोड़ रुपए का कैश बेचा ना, और 27,000 करोड़ रुपए का ऑप्शंस बेचा, उस दिन भी वो हेज था, नहीं तो उनकी लॉन्ग होल्डिंग घटती ना। नेट में तो लॉन्ग होल्डिंग घटी नहीं, तो वो हेज था उस दिन भी। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि एफआईएस के हाथ में पूरी तरह से बाजी है, वो अपने हाथ में लिए हुए हैं। अभी 83.5 तक हम आ चुके हैं। हम एक और पॉइंट, रिटेल क्या ऊपर जाते समय माल बेचता है? ये कैसे पता लगेगा? रिटेल की आप लॉन्ग होल्डिंग चेक करेंगे तो 33% अराउंड रहेगी। सिर्फ 33 रुपये हैं 100 में से रिटेल्स के पास। रिटेल भी अपना माल काफ़ी हद तक छोड़ चुका है और सारा माल कॉर्नर कर चुका है, मोटा मोटी मैं बोलूँगा एफआईएस। और दूसरा, क्या डीआईएस के पास होल्डिंग कम हो गई है? आपको पता है 20,000 करोड़ रुपए की एसआईपी आता है। डीआईएस के पास सिर्फ लॉन्ग होल्डिंग, इंडिया में जो पैसा लगा हुआ है तेज़ी की तरफ, हाँ ध्यान रखिएगा मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो पैसा लगा हुआ है तेज़ी की तरफ सिर्फ 35 रुपये लगे हुए हैं। पुराने वाला पैसा, नए वाला पैसा, सारा टोटल मिला के मैं बता रहा हूँ सिर्फ 35 रुपये लगा रखे हैं उन्होंने तेज़ी में। ये कल तक का डाटा आपको मैं बता रहा हूँ।
तो आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि लॉन्ग पोजीशंस अपने चरम पर पहुंचे हुए हैं। और मेरा ऐसा मानना है इसी सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस को देखते हुए कि भाई नए वालों को बिल्कुल 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 थोड़ा दूर रहना चाहिए। डिप आए तो मोस्ट वेलकम, नहीं आए तो छोड़ देने में भलाई है। आप अपना प्रिंसिपल, अपना रिस्क रिवॉर्ड ना खराब करो। अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा हो तो इसी जून महीने में, ये लास्ट महीना गया है, हमने करीब करीब 21,500 या 22,000 तक के लेवल्स भी देखे। अभी अभिषेक जी बता रहे थे कि 24,500 भी आप हो जाओगे। 2,500 पॉइंट किसको कहते हैं आपको मालूम है ना, निफ्टी के। और ऐसा कोई ट्रिगर नहीं आया, सिर्फ इतना ही हुआ है कि ठीक है अभी सरकार बन गई। अरे सरकार तो बननी ही थी, है ना, और वो भी फुल फ्लैश से अलायंस वाली गवर्नमेंट आई है, उसके बावजूद ये हालत है। अब मान लो गलती से 400 आ गए होते तो हम तो 3-4 दिन तो बाजार ही बंद रख देते। थोड़ा शांति और थोड़ा रैशनल होना चाहिए इस समय मार्केट के अंदर। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें इरेशनल इन नेचर प्ले कर रही होती है। अच्छा एक बात मैं आपको अपनी चलो एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, आप अपना खुद भी एक्सपीरियंस कर लेना। अगर मैं पूरे पीसीआर को बोलता हूँ, ये बाल मैं पूरे पीसीआर को 10 लाख रुपए देता हूँ, लगा के दिखा दो 10 के 10 लाख रुपए, लगेगा ही नहीं आपसे। मैं आपको देता हूँ सृष्टि जी 10 लाख रुपए, आप लगा के दिखा दो मार्केट के अंदर, मैं आपको मान जाऊँगा। किसी से नहीं लगेगा इस समय पूरा पैसा, क्योंकि सबको पता है कि तेज़ी है, बहुत तेज़ी हो चुकी है, हम पैसा लगा रहे हैं कि हम फंस ना जाएं। यही जो फंसन है ना, यही एफआईज का माल है। आप माल छोड़ते जाते हो, एफआईज माल लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, 83.5 तक आ गया। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे आप क्या करोगे इस जगह पर होगे, तो भाई साहब मैं तो पिछले 5 दिन से कुछ ही नहीं कर रहा, और मैं तो इनफैक्ट 23,500 से लेके अब 24,500 का लेवल आ गया। 1,000 पॉइंट मेरी आंखों के सामने से चले गए, लेकिन मैंने कुछ पोजीशंस को नहीं लिया, ना लिया है ना लेने की बात की है। आपको भी मैं डिप की वेट करने के लिए कह रहा हूँ, मैं अपने आप को भी कहता हूँ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एनालिसिस गलत है, हम आपको सुनना नहीं चाहते, आप गलत हैं, कृपा करके कृपानाथ अपने वित्तीय सलाहकारों को जगाओ जो सो रहे हैं, उनसे पूछो क्या करना चाहिए। नहीं तो आप किसी दूसरे को भी सुन सकते हैं। कोई कंपल्सेशन नहीं है कि ईटीना और स्वदेश पे आके हमको ही सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जानना है। 3-4 महारथी और भी हैं, आप चाहें तो उनको भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये एफआईएस की होल्डिंग से क्या संकेत आपको मिल रहे हैं, ये पूरा का पूरा एनालिसिस। निफ्टी की बात करते हैं डिम्पी। कल हमने 24,300 के आंकड़े देखे। आखिरी घंटे के ट्रेड से पहले लगा कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आएगी, लेकिन फिर से बाजार ने जोश दिखाया और हम ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई के करीब ही जाकर बंद हुए हैं। तो ये बताइए कि चूंकि बैंकिंग स्टॉक्स और कंजम्पशन स्टॉक्स कल पूरी तरह सपोर्ट दे रहे थे, तो निफ्टी में 24,300 के पास क्या करें, नए ट्रेडर क्या करें? और दूसरा सवाल उसमें मैं जोड़ देता हूं अभी से कि मान लीजिए किसी को लग रहा है कि शायद कमजोरी आए ऊपरी स्तरों से, तो कौन से लेवल के नीचे अगर जाएगा निफ्टी तो आपको लगेगा कि हाँ अब कमजोरी यहां से और बढ़ सकती है बाजार में? ठीक है, मैं दोनों का जवाब देता हूं। पहले तो निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी के अंदर क्या हुआ, देखिए निफ्टी के अंदर पिछले 2 दिन से इसका ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा, लेकिन बाजार चल रहा है। कहने का मतलब है कि बाजार को ऊपर ऊपर से आपको नंबर्स तो दिख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो फोर्स होती है, जिसको हम फ्यूल कहते हैं, वो मार्केट का एडिशन नहीं हो रहा। कल का भी जो ओआई एडिशन है ना, वो 0.85 है, और परसों का भी मैंने आपको जब बताया था वो 0.09 समथिंग था। कहने का मतलब है कि 1% का भी ओपन इंटरेस्ट घट नहीं रहा और बढ़ नहीं रहा, लेकिन बाजार देखा देखिए और ऊपर चल गया। ये एक तरह का शैलो मार्केट होता है जब आप वॉल्यूम नहीं होता। आपने बांस देखी होगी, मैं अगर जोर से उसको मार दूंगा तो बांस टूट जाएगी, लेकिन अगर ठोस लकड़ी होगी उसको आप जोर से भी मुक्का मारेंगे, आपका हाथ टूट जाएगा लेकिन लकड़ी नहीं टूटेगी। उसकी वजह उसके अंदर ठोस पदार्थ है। लेकिन मार्केट इस समय ऊपर स्तरों पर आके, यानी कि 24,000 के ऊपर आके थोड़ा शैलो है ओपन इंटरेस्ट से। सिर्फ ये बात मैं नोटिस कराना चाहिए, बहुत बारीक लाइन है। आपका बहुत सालों का एक्सपीरियंस और बहुत सालों की तपस्या इसके पीछे काम करेगी, ऐसे वाइज आप समझ ही नहीं पाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये शैलो मार्केट है, इसको कोई भी एक जोर से ऐसे मारेगा ना तो 300-400 पॉइंट भर के भी गिर सकता है ये, और कब पता भी नहीं चलेगा कब कब में गिर दिया। तो एक मेरा पॉइंट ये है कि जिनके पास पोजीशंस हैं वो चाहें तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करें, वो चाहें तो थोड़ा बहुत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाएं। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं एंटी क्वेश्चन करके, अगर आप मेरी जगह पर होते तो क्या करते? मैं अगर आपकी जगह पर होता तो कम से कम 25% प्रॉफिट ईमानदारी से बुक कर लेता। 25 से 30% मैं ज़रूर बुक करता। मैं भले 50 नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है मार्केट की स्टीम बहुत ज़्यादा और ड्रैगिंग लेके जाएगी, लेके कहीं भी लेके जा सकते हैं। आपको मेरे को क्या पता, आपने सपनों में सोचा था कि जून के महीने में हम 24,500 ही देख लेंगे, जून में देख लेंगे 24,000, नहीं पता था, आ गया।
तो कहीं भी आप जा सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट बुक करना आपका धर्म है। आप जब पैसा लगाते हैं, पैसा कमाने के लिए पैसा लगाते हैं, पैसा सिर्फ लगाने शो पीस में रखने के लिए नहीं लगाते हैं। तो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ज़रूर बुक करें। दूसरा पॉइंट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। तीसरा पॉइंट, जिनके पास नहीं है, प्रॉब्लम उनकी है, उनके सामने एक तरह का फोमो फीवर है, उनको एक फीवर बुखार चढ़ा हुआ है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमारी आंखों के सामने से बाजार चल जाता है लेकिन हम खरीद ही नहीं पा रहे हैं। तो उसकी प्रॉब्लम का जवाब तो यही है कि आपको वेट करना पड़ेगा बॉस, और कुछ नहीं हो सकता। और मेरे पास कोई जवाब नहीं, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। मैं भी आपकी तरह उसी तरह से लिस्ट में लगा हुआ हूँ, लाइन में लगा हुआ हूँ कि भाई कोई अच्छा सा डिप आ जाए तो इसके अंदर पोजीशंस ली जाए। मैं लेवल्स बता देता हूँ, उसमें आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब भी आ जाएगा, कहाँ से आपको लगेगा कि मार्केट थोड़ा वीक है, वीक हैंड्स में जा रहा है। 2 लेवल्स आपको चेक करने पड़ेंगे। पहला, ये कन्विक्शन के पॉइंट, पहला F5s और जो लॉन्ग पोजीशंस है F5s की, उसमें थोड़ी नरमी लेके आओ। बिना F5s की लॉन्ग पोजीशंस के नरमी के आप चाहे कान को ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, चाहे कुछ मर्जी बोल लो, बाजार को एक तरफा चलना, वो चले ही जा रहा है। ठीक, तो पहले तो F5s की लॉन्ग पोजीशंस कमानी चाहिए। दूसरा, लीडरशिप ब्रेक होनी चाहिए। ये लीडरशिप का जो बैटन है ना, HDFC रिलायंस ने एक दूसरे को हाथ पे थमा रखा है। एक दिन HDFC, दूसरे दिन रिलायंस, एक दिन HDFC, दूसरे दिन रिलायंस, और आप गीत गाते गाते हम थक जाते हैं टीवी पे, देखो जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप सोचो HDFC और रिलायंस का इतना खुमारी है मार्केट के अंदर कि दूसरे शेयरों के बारे में कितना कौन कितना चल गया उसके बारे में पता ही तक नहीं लगा। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा पॉइंट, अब लेवल्स के हिसाब से 24,000 मार्केट ने एक बार भी इसके नीचे क्लोज नहीं किया। तो पहला पॉइंट आपका 24,000 से लेके 23,800 तक ये कभी भी स्प्रिंग की तरह बाउंस बैक करेगा, जैसे कल बैंक निफ्टी ने करके दिखाया। 23,800 के नीचे जाने पर ही मेरे को लगेगा कि बियर्स का दबदबा अब थोड़ा मार्केट के अंदर आया, अब होगी कांटे की लड़ाई। जब तक 23,800 के नीचे मार्केट नहीं आता, ये स्प्रिंग की तरह मार्केट कहीं भी ऊपर कहीं भी जा सकता है। ये 24,000 आने पर अगले दिन फिर 24,400 हो जाएगा। तो आपको मैंने सारे लेवल्स, सारी कन्विक्शन, इसके पीछे की फोर्सेस सब बता दी है। एक और चीज़, मार्केट के अंदर फियरलेस है, ये बिल्कुल भयभीत नहीं हो रहा, डर नहीं रहा, क्योंकि विक्स नहीं बढ़ रहा है। विक्स को एथिकली बढ़ना और गिरना दोनों में से कुछ तो करना चाहिए था, वो शांति से बैठा है। तो इसलिए कोई भी मार्केट के अंदर ऐसी नेगेटिव खबर अभी डिस्काउंट नहीं है, ये विक्स से क्लियर पता लग रहा है। कुछ भी नेगेटिव खबर आएगी बाजार हिलेगा डुलेगा जरूर, ठीक है। तो थोड़ा उसके लिए भी प्रिपेयर रहेगा। बजट अभी 22 तारीख को है और आज अभी करीब 4 तारीख है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 20-22 दिन के अंदर मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर होगा। तो ये निफ्टी। अच्छा, दूसरा सेकंड क्वेश्चन अगर आपका निफ्टी के रिगार्डिंग बेचने का है तो लिटरली मना है। कैसे मना करें? अब तो हम कई बार तो अपने लगता है मैं टी शर्ट डाल के आया करूँगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ना बेचे, क्योंकि 1 महीने 1.5 महीने से तो मैं यही बात बोल रहा हूँ। तो आज फिर से हमारी तरफ से मना है। अब बैंक निफ्टी का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं आप। निफ्टी पे चर्चा करते हैं, क्योंकि निफ्टी बेचने के लिए तो एकदम मना है। पर देखिए, अगर निफ्टी बैंक की बात करें, डिम्पी आप सही कह रहे थे कुछ समय पहले कि अब रोज ऐसा लगता है कि आज फिर एक नए रिकॉर्ड लेवल की चलिए तैयारी है और उसके बाद कोई ना कोई सेक्टर जो है वो उभरता हुआ नजर आएगा। पर कल क्लियरली बैंकिंग का दिन था डिम्पी, तो जो इस तरीके का ब्रेकआउट आते हुए देखा हमने निफ्टी बैंक में, 900 से ज़्यादा पॉइंट्स की रैली देखी। कितना भरोसा किया जाए इस पे, और किन्हीं के पास अगर पहले से ही लॉन्ग पोजीशंस हैं तो उनके लिए कौन से लेवल्स हैं वॉच आउट करने के लिए? देखिए, 53,000 आज से 2 दिन पहले था। 2 दिन के अंदर 400 पॉइंट घटाने के बाद आप 52,000 पे आ गए थे। एक दिन मार्केट ले लिया, फिर से आप 53,000 पे आ गए। आपको इतनी ज़्यादा जल्दी है कि आप 2 दिन भी नहीं रुकते मार्केट के अंदर। इतनी ज़्यादा जल्दी है कि 2 घंटे भी बाजार नीचे नहीं आता। अरे आंखें तरस गई नीचे आने के लिए मार्केट के कि भाई थोड़ा सा तो नीचे लाओ, एंट्री तो दे दो। उसके लिए भी लोग तरस गए। सोचो कितना फोमो है मार्केट के अंदर, कितना उबाल है, कितनी एंजाइटी है मार्केट के अंदर कि आपको 1000 पॉइंट जस्ट नीचे आया। कल ही कल में 900 पॉइंट टांग के उसको उसी जगह पे खड़ा कर दिया जहाँ से एग्जैक्टली आप नीचे आए हो। आप कौन लेके आया? HDFC ने जो डे हाई बनाया था उसमें तो वहाँ पे बंद ही नहीं किया। फिर कौन लेके आया? जिनके पास कोई न्यूज़ नहीं थी वो लेके आए। HDFC खबर आने के बाद भी 2% चला, जिन शेयर्स के पास खबर नहीं थी वो उससे ज़्यादा चल गए। आप चेक करो, बैंकिंग काउंटर से कहीं ज़्यादा वो चले हैं और उनका कंबाइन एफर्ट्स आ गया। तो एक पॉइंट नोटिस करने की HDFC को के साथ साथ अब दूसरे बैंकों का भी काफ़ी बोलबाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंस होगी गिराने और चलाने दोनों में। और ये वर्ड ध्यान रखना, गिराने और चलाने दोनों में मैं बोल रहा हूँ। एक और पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर एडिशन कर दूँ, कल 13% का OI एडिशन हुआ है, ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ 13% का। कल डेलिबरेटली बैंक निफ्टी खरीदी गई है।
तो ये कई बार क्या होता है, बैंक निफ्टी अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, इसको वापस 52,000 लाने के लिए थोड़ी डबल मेहनत करनी पड़ेगी अब। तो इसलिए बैंक निफ्टी पे कन्विक्शन अपना थोड़ा हाई रखें आप, और मेरे को लग रहा है कि छोटा मोटा डिप अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर आप छोड़ भी सकते हैं, आपकी जैसे आपकी मर्जी। लेवल्स के हिसाब से मैं बता देता हूँ, 54,000 54,500 और तक आप आ सकते हैं अगर चलने पे आए तो, लेकिन पहले आपका टारगेट 53,500 तक का होगा, और आप डिप चाहिए तो 52,500 तक का। 500 पॉइंट का स्विंग मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, कितने बड़े मूव के बाद 500 पॉइंट का स्विंग आपके लिए मार्केट में बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, लीडर को छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इंडेक्स को मत छोड़िए, क्योंकि कोई ना कोई लीडर रातों रात फिर पैदा हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसके लिए बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल मेरी तरफ से मना है, आप शॉर्ट ना कीजिएगा। और जिनके पास पोजीशंस हैं उनके तो सब कुछ ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट बुक करना चाहें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो कुल मिला के बैंकिंग को लेकर रणनीति है। ठीक है डिम्पी, एक सवाल और है आखिर में। देखिए 5 जून से अब तक एक तरफा जो बाजार चला है महीने भर में, निफ्टी बैंक की बात करें 15.5% चला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि फूमो वाला कहीं ना कहीं एक बाजार में दिख रही है आतुरता। ये बताइए, लोगों के मन में भी ये सवाल होगा कि अगर यहाँ से अगर मान लीजिए बाजार कमज़ोर होता है तो निफ्टी बैंक पहले गिरेगा कि निफ्टी में हम कमज़ोरी देखेंगे, और सतर्क कहाँ पे ज़्यादा रहना है? देखिए, निफ्टी का एक बड़ा साथी है जो अभी तक नहीं चला, जिसका नाम है आईटी इंडेक्स। तो हो सकता है आईटी और ग्लोबल का कॉम्बिनेशन निफ्टी को ज़्यादा तेज़ गिरने ना दे, लेकिन बैंक निफ्टी के सभी सिलेंडर्स ऑलमोस्ट फायर हो रहे हैं, हो भी रहे हैं और हो भी चुके हैं काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा। तो इसलिए मेरे पॉइंट से पहले आपको बैंक निफ्टी दिखाएगा। अभी कोई हो भी सकता है ये भी कह दे कि नहीं बैंक निफ्टी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, बट बैंक निफ्टी के पास कंपोनेंट छोटा है, वो सिर्फ 12 शेयरों का कंपोनेंट है। दूसरा पॉइंट, उसमें 3-4 शेयरों की लीडरशिप है कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो बैंक निफ्टी पहले नीचे आपको दिखा के ये क्लियरेंस देगा, लेकिन बैंक निफ्टी के भी लेवल्स चाहिए। आपको 52,000 51,800 को तोड़ना होगा। 51,800 के नीचे आके लगेगा कि हाँ अब बियर्स ने कुछ पकड़ी है जान, अब मार्केट को दबाएगा। अदरवाइज 51,800 52,000 तक ये भी एक स्प्रिंग की तरह है, जैसे नीचे लाओगे जितनी स्पीड से नीचे आएगा उतनी स्पीड से ऊपर चला जाएगा। तो ये मैंने आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दिया। अब मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किरण है, बहुत बहुत शुक्रिया किरण सर, थैंक यू वेरी मच। आयुष मेहता हैं, आयुष सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अवनी भट्ट भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं, कल 12 बजे हमारे साथ थी, और अवनी भट्ट ने भी कल हमको यही इंडिकेशन किया कि मार्केट के अंदर काफ़ी दम है, और लास्ट में हमने चलते चलते मार्केट्स को डे हाई भी देखा। आयुष में आपके पास आऊँगा, आपके मार्केट्स को लेकर जल्दी से रीडिंग बताइएगा, फिर हम स्टॉक्स की बात शुरू करेंगे। मार्केट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो निफ्टी में हम काफी टाइम से गैप अप ओपनिंग देख रहे हैं और एक साइडवेज मूव देख रहे हैं। कल के सेशन में भी हमने गैप अप ओपनिंग देखी और एक रेंज बाउंड ट्रेड देखा है। तो मुझे लगता है आज भी हमें गैप अप ओपनिंग देखेंगे, और निफ्टी में जो ऊपर का रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 24,500 तक का बन के आ रहा है। तो मुझे लगता है 24,500 तक के लेवल पे निफ्टी में आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो रहेगा निफ्टी में 24,300 से लेकर 24,240 का रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने कल अच्छा मूवमेंट दिखाया है, एचडीएफसी बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी कल भी यही था कि एक जब गैप अप ओपनिंग के बाद हमने साइडवेज मोमेंटम दिखा है। बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बन के आ रहा है 53,250 रुपीस का है, 53,250 पॉइंट्स का है। जैसे ये लेवल के ऊपर निकलेगा तो इसमें हम 53,600 टू 700 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट पॉइंट है वो 52,000 का रहेगा, 52,800 का रहेगा सर। लेवल्स हैं जहां पे आपको रखनी है नज़र। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की चलिए हमने बात की, पर देखिए हर दिन अब मार्केट में हो रहा है कि एक नया सेक्टर उभरता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक नज़रिया आपको कहां पे रखना है और हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, आइए ये समझते हैं। एंड किरण, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का सेटअप देखें तो काफी स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स की ही यहाँ पे रणनीति है। लेकिन स्टॉक्स जो इंडेक्स है वो बाय डिप नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक्स जो है वो अपने प्रीवियस ब्रेकआउट के आसपास डिप मिले या तो रिटेस्ट करे तो हम वहाँ पे कहीं ना कहीं बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो दो पिक है हमारी तरफ से, दोनों बाई है, एक फार्मा के अंदर से और एक मीडिया के अंदर से। तो फार्मा की स्टार्ट करते हैं तो सिंजिन इंटरनेशनल। ऑलराइट, किरण से शायद संपर्क हमारा टूट गया है। एक बार किरण, जी हाँ, आप सिंजिन की बात कर रहे थे। किरण बताइए कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे, और आपकी दूसरी स्टॉक कॉल कहाँ पे है?
बात करें तो 2 दिन से 725 720 तक जा रहा है, जहां पे 200 दिन की मूविंग एवरेज है। कल का क्लोजिंग 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ही है। मोमेंटम इंडिकेटर वापस बुलिश जोन के अंदर आया है, तो सिंजिन 718 719 के आसपास की क्लोजिंग है। हम लॉन्ग करके जाएंगे, 735 का हमारा टारगेट रहेगा। 704 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे सिंजिन इंटरनेशनल में। नेक्स्ट जो कॉल रहेगा वो सन फार्मा रहेगा, सन टीवी रहेगा, माय बैड। अगर सन टीवी की अगर हम बात करें तो यहाँ ठीक है। तो सन टीवी 795 के आसपास बाय करेंगे, 815 का टारगेट एंड 780 का स्टॉप लॉस। ठीक है, सन टीवी और सिंजीन ये दो शेयर हैं। और अगर हम इंडेक्स की रणनीति अगर हम किरण जी की आपको बता दें तो 24,400 के नीचे शॉर्ट करना है 24,200 के टारगेट के लिए। 24,560 का स्टॉप लॉस आपके लिए रहेगा। ये रणनीति होगी। निफ्टी बैंक के लिए टारगेट 53,200 कल का जो हाई था, और स्टॉप लॉस 52,640 का निफ्टी बैंक को खरीदना है। ये रणनीति आपके लिए होगी किरण जी की तरफ से। अवनी जी, आपके स्टॉक्स कौन से हैं, कहां पर आपका भरोसा है, क्या खरीदेंगे? जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा टाटा कम्युनिकेशन। अगर हम देखें तो 9 दिन का कंसोलिडेशन दिख रहा है और वीकली चार्ट्स क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो पूरे 7 हफ्तों से एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। और अब ये डेली चार्ट्स में एक अच्छे से राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन दिख रहा है। और पिछले 2 दिन के वॉल्यूम एक्टिविटी अगर देखें तो ये स्टॉक या राउंडिंग बॉटम जो फॉर्म हुआ है उसके ऊपर ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, जो 926 का लेवल निकाल के ऊपर की तरफ 2000 से 2050 तक चल सकता है। तो मेरा पहला पिक रहेगा टाटा कम्युनिकेशन। इसको खरीदना है टारगेट। और मेरी दूसरी पिक रहेगी बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व में कल अगर देखें तो एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर बंद दिया है, 20 और 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर दिया है। एंड कॉल्स में हमने अनवाइंडिंग देखा है 1580 के कॉल में, और लॉन्ग एडिशन नजर आ रहा है 1600 के कॉल में। और एक पियर्सिंग बुलिश कैंडल फॉर्मेशन भी हमें दिख रहा है बजाज फिनसर्व में। तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक में अब काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुका है और यहाँ से ऊपर चलने की तैयारी है। तो टारगेट 1655 से 1700, ये 2 टारगेट्स के लिए हम यहाँ से प्ले करेंगे। और स्टॉप लॉस हमें लगाना है 1560 का। ठीक है, बजाज फिनसर्व आपका नोटिस हो गया शेयर। टाटा कंज्यूमर्स मेरे को याद है आपने कल शायद 12 बजे वाले शो में भी दिया था अवनी, जितना मेरे को याद है। और आपका ये शेयर आज फिर से मैं नोटिस करूंगा, टाटा कम्युनिकेशन। जी आज का शेयर टाटा कम्युनिकेशन हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया। एक बार काम करते हैं। हाँ, अवनी बताइए। जी आज का शेयर टाटा कम्युनिकेशन है, टाटा कंज्यूमर कल दिया हुआ था। ओके ठीक है, हाँ कल टाटा कंज्यूमर था, यस याद आ गया। दोनों में थोड़ा ज़्यादा फ़र्क नहीं है असल में, कौन और कॉम लिखते हैं लास्ट में, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ मेरे को। बट ठीक है, आपने अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया। टाटा कंज्यूमर्स आपका कल था और टाटा कॉम आपका आज है। तो 1830 का स्टॉप लॉस है और 2000 तक का टारगेट है। आयुष भाई आपका ट्रेड कौन सा है? मेरे यहाँ से 2 बाय कॉल है। फर्स्ट बाय कॉल है मेरा सिटी यूनियन बैंक पे। अगर हम सिटी यूनियन बैंक की यहाँ पे बात करें तो इसकी एक मंथली चार्ट पे पेनिंग पैटर्न का फॉर्मेशन है, उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। प्लस एक वीकली चार्ट पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है। एंड काफी टाइम से स्टॉक अपने हायर टॉप हायर बॉटम की रेंज में चल रहा है। तो मुझे लगता है सीयूबी को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 184। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 164 रुपीज का रहेगा। सेकंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन। इसकी अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है, इसका नेकलाइन ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। प्लस एक मंथली चार्ट पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, उसका भी ब्रेकआउट आ चुका है। वीकली चार्ट का कंसोलिडेशन का भी कल के सेशन में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है सारे वन मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी है, तो हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन को यहाँ के बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 230। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 204 रुपीज का रहेगा। ठीक है, डन। तो आपका हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन ये मेरे लिए नया शेयर आया, तो खैर मैंने देखा भी नहीं। सिटी यूनियन बैंक तो चलो मेरे कल किसी तरह से नज़र में आ गया था, हमने नोटिस किया, आपने अच्छे से बता दिया आयुष भाई। ये शेयर भी हम ध्यान रखेंगे। हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन भी आपकी लिस्ट में है। इसको भी जरा टारगेट स्टॉप लॉस वापस से दिखाइए स्क्रीन पे। प्रोड्यूसर साहब फटाफट से सबके प्लेट्स दिखा दीजिए, ताकि अगर किसी से कोई मिस हो गया तो लिखा जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है।
आप अपने पूरे दिन भर की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यही है कि कौन कौन क्या क्या बोल रहा है, उसके बारे में लिखा पढ़ी हो जाए फटाफट से। तो ज़रा दिखाते जाइएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी दिखाने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, वो तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। वो सब लोग डिप की वेट कर रहे हैं, डिप आएगा ही नहीं। सन टीवी, किरण सर की कॉल है ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक और है। इसके अलावा सिंजिन, किरण सर का दूसरा ट्रेड था। अवनी का ट्रेड दिखाइए, टाटा कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद दूसरा शेयर है बजाज फिनसर्व, ठीक। फिर आप आयुष की कॉल्स दिखाना, उनकी कॉल है सिटी यूनियन बैंक। और उसके बाद दिखाइएगा हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन के नाम से कंपनी है। तो 3 एक्सपर्ट्स, 6 कॉल, बाय, कोई भी लीडर नहीं है इसमें, HDFC, रिलायंस वगैरह कोई शेयर नहीं है। सब टॉप 100 या 200 की कैटेगरी में से निकाले गए शेयर्स हैं, लेकिन सभी के अमूमन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन को छोड़ के, शायद वो मेरे को लगता है F&O में नहीं है, वो एक कैश का स्टॉक है। और अदरवाइज सभी के फ्यूचर्स भी अवेलेबल हैं मार्केट्स के अंदर। ठीक है जी, आगे बढ़ें। अब जरा देख लेते हैं खबरों वाले शेयर्स, और साथ ही साथ बिजनेस के अपडेट्स भी आ रहे हैं। तो दोनों काम हमारे लिए क्या है शरद ने। शरद बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने दोनों को एक साथ कंपाइल कर दिया। पहले आप बताइए बिजनेस अपडेट, फिर हम जानेंगे आपसे स्टॉक्स एंड न्यूज़। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहले जो हम लोग फाइनेंशियल्स पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अपडेट जो है फाइनेंशियल्स आ रहे हैं। बजाज फाइनेंस की बात करें तो AUM 31% बढ़ा है, डिपॉजिट बुक भी लगभग 26% का जो है ग्रोथ आया है। और ओवरऑल जो है बजाज फाइनेंस के बारे में कहेंगे कि जो है स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो है देखने मिले हैं जून के ऑपरेशनल नंबर्स में। वही बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी लोन्स बढ़ा है, डिपॉजिट्स बढ़ा है, और दोनों ही 20% के ऊपर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है ग्रोथ देखने मिला है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। LT फाइनेंस की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे रिटेल डिस्बर्समेंट्स और रिटेल लोन बुक, इन दोनों आंकड़ों की बात करें तो इनमें भी जो है 30% से ज़्यादा का ग्रोथ दोनों ने ही बताया है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर लेते हैं। ये स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन जो डिस्बर्समेंट्स आई है 46% का ग्रोथ देखने मिला। वही अगर डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे टर्म डिपॉजिट के कारण जो एक अच्छी ग्रोथ आ रही है। लेकिन याद रखिए पिछले 2 क्वार्टर से हमने देखा कि कासा के आंकड़े कम हो रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री वाइड देखने मिल रही है, तो उसमें उतना कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। कोई मार्केट्स ये फैक्टर इन कर चुके हैं। वेदांता की बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एल्यूमिना प्रोडक्शन भागा है 36% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही माइंड मेटल प्रोडक्शन की बात करें तो 2% का ग्रोथ आया है। हालांकि जो सेलेबल ओवर प्रोडक्शन है वहाँ पे थोड़ी सी प्रोडक्शन नंबर्स में गिरावट आई है, क्योंकि माइन क्लोजर हुई थी मई के महीने में। बट इन लार्ज सारे ही कंपनीज़ के जिसके मैं नाम लिया हूँ फाइनेंशियल्स के, सब स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और वेदांता की लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। तो ये तो बिजनेस अपडेट हो गई, लेकिन कुछ खबरों वाले शेयर है उस पर फोकस करते हो। जो मुझे को ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे एग्जिट का ज़्यादा ट्रेंड देखने मिल रहा है। अगर आप देखो प्रमोटर्स देख लीजिए, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स देख लीजिए, और आज के खबर सब मोस्टली यही हैं। ITD सीमेंटेशन में प्रमोटर इटालियन थाई डेवलपमेंट की सोच रहे हैं कि अपनी डाइवेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी स्टेक को। लगभग 47% स्टेक उनका होल्डिंग है, जिसका कुल वैल्यू अभी 4,600 करोड़ रुपए का आता है, पर अभी तक कुछ बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है। यथार्थ हॉस्पिटल में ICICI प्रू म्यूचुअल फंड ने 20 लाख शेयर्स लिए, और इसके सेलर UK के FI प्लूटस वेल्थ थे। GTND करके कंपनी है जिनको 2 अहम ऑर्डर आया है 90 मिलियन यूरो का ग्रिड सॉल्यूशंस को लेकर, तो इस स्टॉक में जो है आज तेज़ी देखने मिल सकती है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज में उनको रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का जो है डेवलप करने वाले हैं, जिसका ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू जो है लगभग 1100 करोड़ रुपए का आता है। जब हम रियलिटी में ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू बोलते हैं तो एक टाइप से कह सकते हैं कि नेट रेवेन्यू कितना आ सकता है इस प्रोजेक्ट से, ये इसका मतलब होता है। आवास फाइनेंसियर्स में भी जो है रिपोर्ट्स आ रही है कि प्रमोटर्स केदारा और पार्टनर्स ग्रुप दोनों ही प्राइवेट इक्विटी फर्म है, फुल कंप्लीट एग्जिट ले सकते हैं। अब इनका जो वैल्यू आता है लगभग 26% के ऊपर का आता है, और इसका जो स्टेक है लगभग 18,600 करोड़ रुपए का आता है। अगर 26% स्टेक के ऊपर अगर एक ही बायर आता है, तब सेबी के रूल्स के हिसाब से जो है एक ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा, जहाँ पे और 26% स्टेक की एक्विजिशन वो कर सकते हैं, तब उनको मेजॉरिटी स्टेक भी मिल सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आवास फाइनेंसर्स के लिए। ओरिएंट सीमेंट भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है एडवांस स्टेजेस में बातचीत कर रहे हैं उन कंपनी की एक्विजिशन को लेके। ओरिएंट सीमेंट सीके बिरला की ग्रुप की कंपनी है, और जो डिस्कशंस हो रही है सीके बिरला और अदानी ग्रुप के साथ भी हो रही थी, लेकिन वहाँ डिस्कशंस में लगता है जो रिपोर्ट्स आ रही है वहाँ पे कह रहे हैं कि थोड़ी सी जो है रुकावट आई है, क्योंकि वैल्यूएशन और माइनिंग क्लियरेंस पे जो है थोड़ी इश्यूज ज़रूर हैं। आखिरी स्टॉक रहेगा सेलो वर्ल्ड। यहाँ पे लगभग 750 करोड़ का जो है QIP इशू खुल चुका है, जहाँ पे जो फ्लोर प्राइस है 7% डिस्काउंट पे है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिसको आप अपने रडार में रखिए दिन के ट्रेड में।
ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये सारे के सारे स्टॉक्स और बिजनेस अपडेट एक साथ हमारे सामने रखने के लिए हमने नोटिस कर लिए हैं और मौका देख के इन सब के बारे में पता भी करते रहेंगे। रत्नेश गोयल एक और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं पैनल में। रत्नेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल ना आपका और अवनी का ट्रेड मैच कर गया था, आज आप दोनों पैनल में भी मैच कर गए हो। कल आप दोनों का ट्रेड था टाटा कंज्यूमर्स, अवनी ठीक है ना, टाटा कंज्यूमर्स था ना कल, तो टाटा कंज्यूमर्स का कल ट्रेड दिया था अवनी ने 12 बजे, आपने बाद में आके मेरे को ऑप्शंस का ट्रेड भी दिया था। और मैंने आपसे पूछा भी था रत्नेश भाई कि हम थोड़ा लेट तो नहीं हो गए हैं टाटा कंज्यूमर्स में, आपने कहा नहीं लेट नहीं हो, अभी तो बड़ा ब्रेकआउट है, चलेगा ये शेयर। सर जरा अपडेट के साथ शुरू कीजिएगा, टाटा कंज्यूमर्स पे आज भी आप बुलिश हैं और दूसरे आज के शेयर्स भी आपके। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। डिम्पी जी बिल्कुल आप सुबह सुबह घेर लेते हो हम पैनलिस्ट को, तो खैर ये तो वो आप जो याद रखते हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर जो बुलिश की बात है तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो कल तो पहला ही मूव था, अभी बेस फॉर्मेशन यहाँ पे बन चुका टाटा कंज्यूमर का, और अभी इसमें जो 1150 के बाद में जो बहुत बड़ा ब्रेकआउट जो इसमें आने वाला है वो इसको लेके जाएगा कम से कम 1200 रुपए तक। तो कहीं से कहीं तक भी इसमें घबराने की बात नहीं है, एक आधे दिन कंसोलिडेशन करके फिर ये चलेगा तो 1200 रुपए तक के टारगेट इसमें मुझे लगता है कि इंटेक्ट है। कल काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया, तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। और अब मेरे जो स्टॉक रहेंगे दोनों बाय साइड में रहेंगे, एक थोड़ा सा मिड कैप से, एक थोड़ा सा बोल सकते हो फ्रंट लाइन से। तो एक जो पहला रहेगा वो एचएल अब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वापिस से जो डिफेंस सेक्टर में कंसोलिडेशन चल रहा था वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एचएल में यहाँ पे खरीदारी करी जा सकती है, 5420 का स्टॉप लॉस लगा के 5510 के टारगेट बनते। और जो दूसरा रहेगा एक हर्षा इंजीनियरिंग में काफी एक अच्छा ब्रेकआउट लंबे कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिला। अब ये जो रैली चलेगी काफी लंबी चल सकती है हर्षा इंजीनियरिंग में, 585 का स्टॉप लॉस लगा के 640 के टारगेट मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप रखिए नज़र, और साथ ही HAL ये काउंटर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और डिफेंस से जुड़ी हम देख भी रहे हैं कि कई सारी पॉजिटिव खबरें हैं, और टेक्निकली आप देखिए रत्नेश जी को पसंद आ रहा है 5510 के यहाँ पे टारगेट्स लगाने हैं। अच्छा एक सेकेंड रत्नेश जी, एक बार HAL के टारगेट्स आप बता पाएंगे फिर से? HAL 5510 का टारगेट है मेरा। ऑलराइट 5510 का टारगेट है, 5420 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ब्रोकरेजेस के रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, और वो बताने के लिए हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पे है रिपोर्ट्स? जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लुपिन के साथ, क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे अपना रेटिंग जो है वो बढ़ा के ऐड रेटिंग पे किया है, और टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा के 1805 रुपीज़ पे किया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे जो करंट EPS में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, और इसका मेन रीज़न ये हैगा कि US का जो सेल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसी के चलते कोटक सिक्योरिटीज़ ने अपना एस्टिमेट जो है EPS एस्टिमेट वो भी 3 to 16% से बढ़ाया है अगले 2 सालों के लिए, और इसीलिए उनका जो रेटिंग है वो भी चेंज होकर ऐड हो गया है, और टारगेट प्राइस बढ़ा के 1805 रुपीज़ का किया है। अगली बात करते हैं L&T फाइनेंस पे, जहाँ पे Q1 के अपडेट्स हमारे पास आ चुके हैं जो कि इनलाइन थे। अगर हम बात करें AUM की तो वहाँ पे 31% का ग्रोथ देखने को मिला हमें YOY बेसिस पे, और इसी के चलते हुए सिटी ने अभी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 221 रुपीज़ पे दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे रिटेल AUM की अगर बात करें तो वहाँ पे एक शेयर जो है वो बड़ा है, 95% पे है, और जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए। और आखिर में उनका मानना ये भी है कि कहीं पे कंसोलिडेटेड ROA और ROE में अभी आगे जाके भी सुधार देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ UBS ने भी अपना बाय रेटिंग बरकरार रखा है, और टारगेट प्राइस जो है वो 230 रुपीज़ का दिया है L&T फाइनेंस के लिए। अगली बात करते हैं इंडिजीन की, क्योंकि सिटी ने यहाँ पे इनिशिएट किया है सेल रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस दिया है 510 रुपये का। उनका मानना यह है कि कहीं पे अगर कंपनी की बात करें तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट उसको मिल सकता है डिजिटलाइजेशन जर्नी की वजह से। बिजनेस और मैनेजमेंट के ऊपर भी काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है सिटी, बट अगर हम बात करें प्राइजेस की तो वहाँ पे थोड़ी ओवर प्राइस लगती है इंडिजीन कंपनी सिटी को, और इसीलिए उन्होंने सेल रेटिंग के साथ बरकरार रखते हुए इनिशिएट करते हुए टारगेट प्राइस 510 रुपीज़ का दिया है। अगली बात करते हैं बजाज फाइनेंस की, जहाँ पे फिर से Q1 अपडेट्स हमारे पास आ चुके थे, और इसी के चलते हुए JP मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो
6,500 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना ये है कि कहीं पे पोस्ट आरबीआई के कर्बिंग के बाद भी एक अच्छा एक्सेलरेशन हमें देखने को मिला है ग्रोथ पे, और इसी के साथ साथ Q1 में कहीं पे ऑपरेटिंग मैट्रिक्स जो है वो भी अच्छे से सुधरते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। अगली बात करते हैं गुजरात फाइनेंस की, जहाँ पे यूबीएस ने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 610 रुपीज़ का दिया है। और इसका मेन रीज़न ये है कि जैसे गुजरात गैस ने अभी हमें रिसेंटली बताया है कि मोरबी में प्राइजेस जो है वो बढ़ा दिया है। अभी यूबीएस का मानना ये है कि इंडस्ट्रियल प्राइस हाइक जो है वो एक हायर कॉस्ट की वजह से है एलएनजी के, और इसकी वजह से कहीं पे एक वॉल्यूम्स में डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिल सकता है अगर हम मोरबी रीजन की बात करें तो, क्योंकि जो प्लेयर्स है दूसरे वो प्रोपेन पे स्विच कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सिटी ने सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 500 रुपये का दिया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे एक कंसर्न देखने को मिल रहा है ओवरऑल कंपनी के स्ट्रैटेजी के ऊपर जो ग्रोथ को लेके रहेगा, और आगे जाके उनका मानना यह है कि वॉल्यूम्स में कहीं पे फिर से एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इन सब कंपनीज में हमारी नज़र आगे जाके भी बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है ब्रोकरेज की तरफ से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया। तो कंजम्पशन को लेकर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे हम देख रहे थे कि टाटा कंज्यूमर को लेकर किरण जी की कॉल थी ही, और उस पर भरोसा भी है आगे चलने का। डाबर को लेकर भी, जो कि रूरल वाला प्ले है, इसके चलते वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ट्रस्ट है। एक और एक्सपेरिमेंट हमारे साथ, एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, मयूरेश जोशी, फंडामेंटल एक्सपर्ट। मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। सीमेंट में हम देख रहे हैं कि एक्शन बन रहा है, और एक्शन सिर्फ शेयर भाव के लिहाज से नहीं बल्कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन को लेकर भी है। कुछ दिनों पहले अभी इंडिया सीमेंट में स्टेक वाली खबर आई थी अल्ट्राटेक की तरफ से। अब एक और खबर आ रही है कि ओरिएंट सीमेंट का भी अल्ट्राटेक सीमेंट अधिग्रहण करेगी, और ये प्रक्रिया आखिरी चरण में चल रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं, और ओरिएंट सीमेंट के लिए भी बताइए कि कितना पॉजिटिव है, अल्ट्राटेक के लिए बताइए, ऑलरेडी ये लीडर है सीमेंट स्पेस में, क्या इस पर दांव लगाना चाहिए, और यहां से चाल कैसी देख रहे हैं शेयर की आप? वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो पे कहा था, आई थिंक सीमेंट सेक्टर के लिए काफी कुछ पॉजिटिव्स चल रही है। एक इंफ्रा रिलेटेड ग्रोथ को लेके वो तो पॉजिटिव होगा ही होगा, क्योंकि जितनी केपेक्स चल रही है रूरल अर्बन हाउसिंग को लेके, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, हाईवेज, आई थिंक ऑल दैट विल इंश्योर कि जो सीमेंट का कंजम्पशन है दैट शुड ग्रो इन दैट 10 to 12% रेंज, और नॉर्मली ये 1.5% देश के जीडीपी के आसपास बढ़ता भी है। दूसरी चीज आपको ये देखनी चाहिए कि जो कंसोलिडेशन चल रहा है, आई एम नॉट रियली श्योर ओरिएंट सीमेंट और अल्ट्राटेक की न्यूज के बारे में, बट जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है फॉर ओवरऑल मार्केट, जो टिपिकल साइजेस है बिटवीन 2 to 3 million tons to around 7 to 8 million tons, they will consolidate with larger players, क्योंकि ये छोटे प्लेयर्स को ग्रो होना, कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल होता है, और कंसोलिडेशन फेज इज अ गुड साइन फॉर द लार्जर प्लेयर्स, क्योंकि वो अपनी ग्रिप बना सकते हैं इन स्मॉलर एंड लेसर नोन मार्केट्स, जहाँ पे उनको एक ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन करना पड़ता था, which would have been far more expensive in terms of their capex needs. तीसरी चीज ये देखनी चाहिए कि जो डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स है, आज अगर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जितनी कैपेसिटीज आएंगी और जितनी डिमांड की एक्सपेक्टेशन है, जैसे मैं मेरे पहले पॉइंट में कह रहा था, डिमांड शुड आउटस्ट्रिप सप्लाई, और इसके वजह से आई थिंक रियलाइजेशन ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ, और जो एक इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन अगर होता भी है तो पास थ्रू पार्शियली और फुल्ली थ्रू रियलाइजेशंस और एंड प्रोडक्ट प्राइसेस कैन बी पॉसिबल, जो ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा खासा बढ़ा सकती है ये सारे फॉर्म्स में। तो हमें लगता है ये सेक्टर काफी अच्छी तरह से पॉइज्ड है डिसेंट अर्निंग्स ग्रोथ को लेके। हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में भी कंटिन्यू होल्डिंग स्टॉक्स लाइक अल्ट्राटेक, एसीसी, मिड कैप सीमेंट में जेके सीमेंट इज समथिंग दैट वी हैव केप्ट ऑन। ठीक है, तो ये सीमेंट को लेकर ये खबर, लेकिन ओरिएंट सीमेंट को लेकर दबी जुबान में चर्चाएं पहले भी हो रही थी कि अल्ट्राटेक उसमें स्टेक ले सकता है, और कहीं ना कहीं भनक थी। इसके चलते ही हम महीने भर में देख रहे हैं कि 60% चल गया है ओरिएंट सीमेंट का शेयर, और रिकॉर्ड हाइस पर ये जाकर ट्रेड करा। 310 रुपये का भाव आप इसमें देखेंगे। सारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं, और आपको खबरों के दम पर कहाँ पर एक्शन बनेगा ये भी हम बताएंगे। गिफ्ट निफ्टी 100 अंकों की तेजी को बरकरार रखने में कामयाब है। 24,450 के ऊपर के आपको स्तर दिखेंगे। अवनी जी, मेटल में अगर हम वेदांता की बात करें तो पिछले 3 महीने बहुत ही शानदार रहे। 250 रुपये का भाव था इसका मार्च में, और उसके बाद हमने इसमें 500 रुपये के ऊपर के भी स्तर देखे। बहुत ज़्यादा हमने ऊपर से कोई प्रॉफिट टेकिंग देखी भी नहीं है, और इनका अपडेट जो आया है, बिजनेस अपडेट, वो बड़ा अच्छा है।
एल्यूमिना प्रोडक्शन में 36% की ग्रोथ है और नई क्षमता जुड़ने से ग्रोथ को सपोर्ट मिल रहा है। वेदांता कैसा दिख रहा है आपको चार्ट पे, और आज अगर कोई मूव आता है तो क्या करना चाहिए? ये अभिषेक जी, अगर वेदांता की बात करें तो जो एक बड़ी उछाल आई थी उसके बाद में ये स्टॉक में गिरावट नहीं दिखी है हमें। ये कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, और अब ये कंसोलिडेशन में अगर ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर फिर से निकल जाता है तो मेरे हिसाब से ऊपर के तरफ जो इमीडिएट टारगेट रहेगा वो 504 505 के रेंज में रहेगा। तो इसमें तेजी बनाए रखनी है, आपको होल्ड करना है ये स्टॉक। और नीचे की तरफ इसका सपोर्ट बन चुका है 436 पे, तो 436 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखे। जब तक उसके ऊपर चल रहा है मेरे हिसाब से ये 505 तक बहुत जल्द फिर से चलेगा। ठीक है, 500 के ऊपर फिर से जल्द ही जाने की तैयारी में है। बैंकिंग में अगर हम बंधन बैंक की बात करें तो इसके भी Q1 के अपडेट आए हैं। कुल लोन 22% बढ़कर 1,25,619 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। डिपॉजिट्स की बात करें तो वहां पर 23% की ग्रोथ है, तो हेल्दी ग्रोथ हम कहेंगे। बंधन बैंक के बारे में ये भी कहा जाता था एक समय पे कि शायद ये अगला ITC भी साबित हो सकता है, हालांकि वैसा तो हमने फंडामेंटली देखा नहीं। लेकिन जरा एक बार इसका चार्ट चेक करवा लेते हैं। आयुष जी, आप बताइए, बंधन बैंक कल अच्छी तेजी है 4% की, आज उस तेजी को कितना आगे बढ़ाएगा शेयर ये? बंधन बैंक की बात करें तो 212.50 का एक रेजिस्टेंस जोन है इसमें, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज बंधन बैंक ने जनवरी से लेकर अभी तक टेस्ट नहीं किया है, तो अभी ये फर्स्ट टाइम इसको टेस्ट करने वाला है। तो जैसे ही 212.50 के ऊपर निकलता है डेफिनेटली इसमें एक बाय कॉल इनिशिएट हो सकता है। इसमें जो मैं फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ 230 रुपीज तक के देख रहा हूँ, लेकिन ये कंडीशनल बाय कॉल रहेगा। 212.50 के ऊपर ही इसको बाय करना है। तो 1250 रुपए के ऊपर ही बंधन बैंक को आपको खरीदना है। 211 रुपए 13 पैसे पर कल क्लोजिंग हुई है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, नोमुरा की एक रिपोर्ट भी आई है बंधन बैंक को लेकर, और उन्होंने रिड्यूस की रेटिंग बरकरार रखी है। लक्ष्य दिया है 170 रुपए का, तो ये जरूर आपके ध्यान में होना चाहिए। रत्नेश जी, बजाज फाइनेंस, इसके भी अपडेट आए हैं। बजाज फाइनेंस को लेकर जरा बताइए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि AUM में 31% की ग्रोथ है, डिपॉजिट बुक 26% बढ़ी है, और इस रिपोर्ट इस पर भी आई है बजाज फाइनेंस को लेकर भी। वो रिपोर्ट भी आपको बता देते हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि Q1 में ऑपरेशनल प्रदर्शन में बेहतरी जो है वो जारी है, और RBI का जो बैन हटा था उसके बाद से हमने तेजी बढ़ते हुए देखी है। बजाज फाइनेंस कैसा लग रहा है आपको? बजाज फाइनेंस चार्ट पर बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अपने की एवरेज 200 मूविंग एवरेज के आसपास में डेली चार्ट पर कंसोलिडेशन कर रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं छोटा यहाँ पे एक जरूर बेस बना लिया है इसने, तो एक जो सपोर्ट आता है वो 7130 थोड़ा सा डीप सपोर्ट आता है। पर एक बार का जो नियर टर्म में जो इमीडिएट टारगेट आता है 7400 7400 पर काफी बड़ा इसको सप्लाई, वो निकालेगा तो एक नई तेजी इसमें चालू हो जाएगी जो इसको 7700 7800 तक लेके जाएगी। तो जो इमीडिएट टारगेट है 7400, उसके बाद में जो टारगेट आएगा 7700 तक आएगा, तो 7130 के स्टॉप लॉस से पोजीशन जरूर बनाई जा सकती है यहाँ पे। ठीक है, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी पूछ लेते हैं यहाँ पे टिपिकली एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, या फिर मैं कहूँगा कि उनमें एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। हुडको का शेयर एक बार चेक करेंगे। रत्नेश सर, आप ही चेक कीजिए हुडको, ट्रेड लेना बनता है, पुराना देखेंगे तो खरीदा ही नहीं जाएगा, नया देख के ही खरीद सकते हैं सर बस। उनको में कल काफी अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट और काफी अच्छे वॉल्यूम एक्टिविटी आई है, तो जो कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बना रहा था और अपने कंसोलिडेशन के बाद में वापस से जो फ्रेश ब्रेकआउट दिया, तो इसको काफी अच्छी एक तेजी देखने को मिलेगी। इसको नई एंट्री भी ली जा सकती है, पुराने जिनके पास उनको तो होल्ड करना ही है, और नई एंट्री भी ली जा सकती है। और स्टॉप लॉस भी बहुत ज्यादा दूर का नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर बैठता है। जो पोजीशन के लिहाज से ट्रेड लेना चाहे 270 रुपए के स्टॉप लॉस से ट्रेड ले सकता है। 350 और 370 ये दो टारगेट बन सकते हैं, पर थोड़ा सा मिड टर्म समय के लिए। ठीक है, एक शेयर जो बिल्कुल नहीं चला, मैं बिल्कुल तो नहीं चला ऐसा नहीं बोल सकता, बट हाँ उसने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन बड़ी कंपनी है, बड़े रिलेशन है उनके, और वो चल भी सकता है शेयर। उस शेयर का नाम है PEL, पिरामिड एंटरप्राइजेस। एक बार अवनी भट्ट, आप इस शेयर को चेक करेंगे। मेरे को लग रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग का ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। ये चौथी पाँचवीं बार अटैम्प्ट ले रहा है जब इस रेंज को पार करने की तैयारी कर रहा है। कल की क्लोजिंग अच्छी, वॉल्यूम अच्छा। क्या अगली इस सीरीज़ के लिए, जुलाई सीरीज़ के लिए, पूरी सीरीज़ के लिए लेके रख लूँ उसको मैं? जी बिल्कुल डिम्पी जी, आपने जैसे बताया कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के ब्रेकआउट के तगार पे है,
और अगर वीकली चार्ट्स पे 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखे तो वो भी बनता है अराउंड 955 के करीबन। तो मेरे हिसाब से और कल पिछले 2 हफ्तों में और कल पिछले 3-4 दिनों में जो वॉल्यूम पिकअप हुआ है उसको देख करके लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हो सकता है। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो ऊपर के तरफ ये स्टॉक चलना चाहिए 1040 तक। तो मेरे हिसाब से इसमें हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 255 के ऊपर। डन। किरण सर, आपने आज सिंजिन दिया, सन टीवी दिया, एक सिंजिन का भाई और दे देता हूँ आपको, बायोकॉन, एक बार जरा उसको भी चेक कर लो, क्या वो भी आज ट्रेडेबल है? उसका भी ब्रेकआउट हुआ है, वो तो कंटिन्यूटी के साथ है। सो फार्मा की अगर हम बात करें तो बायोकॉन और लुपिन एक्चुअली दोनों हमें पसंद है। बायोकॉन जैसे आपने बताया कि कंटिन्यूअसली हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड करे तो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है 355 तक तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस 350 का और शॉर्ट टर्म में हम 390 400 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा एक ट्रेडेबल जो स्टॉक्स हमें लग रहा है वो लुपिन का है। लुपिन भी अगर आप देखोगे ना तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट के आसपास है। कल हमने देखा कि उसके प्रीवियस ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है, मूविंग एवरेज क्लस्टर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1630 के आसपास की क्लोजिंग हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। ऊपर में कहीं ना कहीं वापस 1660 से 1680 तक के टारगेट आ सकते हैं और 1610 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। एक शेयर मैं आपको और चेक कराता हूँ, अगर नहीं होगा हमारी टीम के पास तो मैं अपनी स्क्रीन से आपको दिखा दूंगा। उस शेयर का नाम है भंसाली इंजीनियरिंग। एक बार आयुष भाई आप इस शेयर को चेक करोगे? यस, ये भलाई भंसाली इंजीनियरिंग कल 6% ऊपर बंद हुआ है, बढ़िया एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। कल का वॉल्यूम बार आप चेक करोगे ना, आपको साफ पता लग जाएगा मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ। आप बस मेरे को ये बताओ इसमें मैं स्टॉप लॉस क्या रखूँ और मेरा टारगेट क्या है? देखो टारगेट बहुत बड़े बनते हैं, मैं थोड़ा अपने आप को संभाल रहा हूँ उसमें बोलने से पहले, लेकिन मेरे को स्टॉप लॉस दे दो आप। तो नो डाउट बहुत अच्छा इसमें ब्रेकआउट आया है। डेली वीकली या मंथली चार्ट हर टाइम फ्रेम में इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट हम देख रहे हैं। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 130 रुपीज का रहेगा। वो इसके अलावा जो इसका प्रीवियस स्विंग सपोर्ट है उसे थोड़ा सा नीचे का है, तो 130 का एक आइडियल सपोर्ट जोन है स्टॉक में। और इसमें जो मिनिमम टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 155 से 160 के कर रहा हूँ। ठीक है, आज ये हमारी लिस्ट में रहेगा। सर आपने भी ओके कर दिया, आप भी कह रहे हैं कि बढ़िया शेयर चल सकता है, हमने बाय की स्टैंपिंग लगाई। भंसाली इंजीनियरिंग आज के लिए सबसे नोटिसेबल शेयर मेरी लिस्ट में है ये। कोई डिस्क्लोजर होगा आयुष भाई आपकी तरफ से जो जिन भी शेयर पे चर्चा हुई है आज? जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे रिकमेंड किया, हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड हो सकते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। करीब 9 बजने को हैं और मेरे को मालूम है कि 9 बजे के आपका आसपास फिर आप थोड़ा लीव करेंगे, इसलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको पहले ही कह देता हूँ, कई बार मौका नहीं मिलता आपसे बात करने का। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और मयूरेश एक बार आपसे लिकर काउंटर्स पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए नतीजों का आगाज़ जो है वो जीएम ब्रीवरीज करेगी और पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी हमारे टेक्निकली एक एक्सपर्ट ने रिकमेंड किया था, पर इसके अलावा आप देखिए तो पिछले 2 दिनों में ही इसने करीब 30% से ज़्यादा की चाल दिखा दी है। मयूरेश, क्योंकि बाकी अन्य काउंटर्स भी निचले स्तरों से ऊपर आ रहे हैं, क्या कोई नया न्यूज़ फ्लो है जिसकी वजह से लिकर स्टॉक्स अब जो है अच्छे लग रहे हैं मार्केट्स को, और क्या आपका भी भरोसा यहाँ पे आ रहा है? मॉर्निंग सृष्टि। नहीं, 2-3 रीजंस यहाँ पे एक अच्छी ट्रिगर पॉइंट्स बन सकते हैं। जो प्रीमियमाइजेशन है सारे लिस्टेड प्लेस के लिए, अगर आप रैडिको देखें या अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स देखें, और स्पेसिफिकली आई थिंक जो अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं उनके जो सिंगल बॉन्ड्स है आई थिंक लास्ट 2 to 3 years दे आर गेनिंग न्यूमरो वन पोजिशन। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक प्रेफरेंस आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लिकर, आई थिंक दैट इज गेनिंग प्रोमिनेंस ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो यहाँ पे शायद एक वॉल्यूम ग्रोथ दिख सकता है डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली एज वेल। दूसरा, इनपुट कॉस्ट में अच्छी खासी स्टेबलाइजेशन देखी गई है, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस ऑफ मोलासिस से लेके ग्लास की कीमतों को भी। तो वहाँ पे एक स्टेबिलिटी के कारण आई थिंक एबिटा मार्जिन्स में एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन बन सकता है। थर्ड, आई थिंक जो प्रीमियमाइजेशन शेयर है that will also increase quite significantly in the coming few quarters. और जो rates हैं, जो दरें हैं, I think that can also probably show some amount of spike. काफी state government के budgets are probably done and dusted with as we speak. और इसलिए मुझे लगता है कि अगर price increases होती हैं
तो कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियल इम्पैक्ट ये कंपनीज को भी मिलता है। तो आई थिंक ये सारी चीजें शायद लिकर कंपनीज को एड कर सकती है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। हरीश, इस पूरे स्पेस में से कोई आपकी टॉप रिकमेंडेशंस रहेंगे? आई थिंक राडी को कुछ डेफिनेटली नजर में और ध्यान में रखना चाहिए ऑर्गेनाइज स्पेस से। यहाँ पे आई थिंक जो एक ट्रैक्शन हम उम्मीद कर सकते हैं कैन बी सिग्निफिकेंट इनफ, एंड यू कैन नॉट अवॉइड यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्योंकि पूरी जो प्रीमियमाइजेशन का थीम बता रहा था, मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स कैन गेट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट एज वेल। दो स्टॉक्स विद इन द लिस्टेड स्पेस में डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टर्स के। राइट, यूनाइटेड स्पिरिट्स और राडिको खैतान यहाँ पे आप रखिए नज़र। पर कुछ एक काउंटर्स जो कि टेक्निकली अच्छे लग रहे हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। और अवनी, एक बार आप राय दीजिए स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पे। हालांकि ये काउंटर बहुत ज़्यादा खबरों में भी नहीं रहता है, जब अपडेट्स आते हैं तिमाही के उसके बाद ही हम देखते हैं एक्शन है। पर कहीं ना कहीं ये स्टॉक अब अपनी लॉन्ग टाइम रेजिस्टेंस 80 को पार करने में कोशिश है। क्यों आया रेडार पे? क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में थोड़े से वॉल्यूम्स पिकअप हुए हैं। अवनी, क्या ये काउंटर ठीक लग रहा है आपको, या अभी आप इससे दूर रहने की सलाह देंगी? जी, ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखे तो काफी टेक्सचर बहुत अच्छा है, चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। लेकिन जैसे आपने बताया कि ये बार बार अराउंड 82-82.5 के लेवल से यहाँ से बिकवाली हो जाती है। तो मेरे हिसाब से अभी जिस लेवल पे है 80 के लेवल पे ये बंद हुआ है, तो यहाँ से अगर ये 82.5 का लेवल अगर निकाल पाता है और सस्टेन करता है इंट्राडे में 15 मिनट के लिए कम से कम, तो ही इसमें एंट्री करनी चाहिए, नहीं तो फिर से बिकवाली हो सकती है इस स्टॉक में। बट अगर ये नीचे गिरावट होती है और नीचे के तरफ अगर 77 का लेवल मिलता है तो इसमें जरूर एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, स्नोमैन को लेकर ये व्यू। प्री ओपन के टिक्स आ गए हैं, जरा एक बार नज़र डाल लेते हैं। हालांकि जब सेटल हो जाएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन निफ्टी की बढ़त के साथ शुरुआत की ही उम्मीद हम करके चल रहे हैं। 24,300 के ऊपर के आंकड़े फिर से हल्की सी तेज़ी पर शुरुआत हो रही है। जहां पर गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा था 100 अंक बढ़ के, उसको बाजार फॉलो करता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा। सेंसेक्स ने 80,500 के आंकड़े सेंसेक्स में दिख रहे हैं। शुरुआती टिक्स से बिल्कुल रिलायबल नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स की बातचीत करते हैं। अवनी जी, आपसे ही जानना चाहेंगे टाइटन के बारे में ज़रा बताइए। आप ये अंडर परफॉर्मर ये शेयर रहा है, कल भी कमज़ोर रहा। इस साल निफ्टी जहां 12% चढ़ा है, टाइटन 10% गिरा है। आप किस तरह से देख रही है शेयर को? क्या यहाँ से इसको शॉर्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आई है, मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा है कि टाइटन यहाँ से गिरा है और Q1 में जो मार्जिन पर जो दबाव है वो शेयर के लिए नेगेटिव है। जी बिल्कुल, टाइटन में कल की जो मूवमेंट है काफी पिछले 4-5 दिनों का जो कंसोलिडेशन था उसके नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है। तो मेरे हिसाब से ये अगर थोड़ा सा हल्का सा भी अगर उछाल आता है इसमें करीबन 3380 तक, तो वहां पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 3430 का, और नीचे के तरफ ये आ सकता है ऑलमोस्ट 3230 तक। तो ये शॉर्ट बनता है, लेकिन थोड़ा सा उछाल आ जाए 3380 से 3400 के लेवल के बीच में हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3380 3400 के भाव के बीच में थोड़ा सा उछाल पर इसको बिकवाली करने की सलाह है। टाइटन शॉर्ट बनता है। फेडरल बैंक, ये शेयर ठीक ठाक मूव दिखा रहा है। 180 रुपए के ऊपर का भाव हो गया है। आप बताइए आयुष जी, फेडरल बैंक में आप क्या और तेजी देख रहे हैं, और क्या इसमें फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना है? अच्छा ठीक है, आयुष हमारे साथ नहीं है। रत्नेश जी, आप जवाब दीजिए इसका फेडरल बैंक को लेकर। फेडरल बैंक में आप देखेंगे तो डेफिनेटली अच्छा ब्रेकआउट कल के सत्र में हमको देखने को मिला। इसमें कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बना था, कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद में कल के सत्र में ब्रेकआउट दिखा है। तो बिल्कुल इसमें अभी भी ऐसा लगता है कि तेजी बरकरार रह सकती है। यहाँ पे 178 के स्टॉप लॉस से मुझे ऐसा लगता है जो टारगेट बन सकते हैं वो 190-195 के बन सकते हैं। 191 195 के टारगेट फेडरल बैंक में। कुछ और स्टॉक्स को लेकर हम फटाफट चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं आपको वो स्टॉक बताने के लिए जहां पर एक्शन जरूर होगा। हम ये दावे के साथ भी कहते हैं, होता ही होता है। 9 के नवरत्न शरद हमारे साथ हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक फोकस में रहेगा। जून क्वार्टर के नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं,
डिसबर्समेंट्स 40% के ऊपर बढ़ गया है। और वही डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो टर्म डिपॉजिट के ज़रिए जो है ओवरऑल नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए हैं। अब बात करता हूँ बंधन बैंक की, तो यहाँ पे भी लोन्स और डिपॉजिट्स दोनों ही पैरामीटर में 20% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। और सीक्वेंशियल लोन ग्रोथ भी जो है अनुमान से बेहतर आया और 3 साल के अपने रिकॉर्ड हाई पे है। आईटीडी सीमेंटेशन, यहाँ पे प्रमोटर्स इटालियन थाई डेवलपमेंट जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अपनी स्टेक को जो है बिकवाली वो कर सकते हैं ओपन मार्केट में। और याद रखिए जो प्रमोटर्स हैं लगभग 47% स्टेक होल्ड करते हैं, जिसका जो कुल वैल्यू आता है वो लगभग 4,600 करोड़ का आता है। लेकिन याद रखिए कंपनी ने कहा है कि अभी जो है प्रिलिमिनरी स्टेज पे बातचीत हो रही है और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। GNTD की बात करें तो इनको जो है 2 बड़े ऑर्डर्स आए हैं लगभग 90 मिलियन यूरोज़ का ग्रिड सोल्यूशन से, जहाँ पे वो सप्लाई और सुपरवाइज करने वाले हाई वोल्टेज प्रोजेक्ट्स। आवास फाइनेंसेस, यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि जो प्रमोटर केदारा ग्रुप और पार्टनर्स ग्रुप फुल एग्जिट ले सकते हैं। अब इन दोनों का कंबाइंड जो स्टेक है लगभग 26% से ऊपर है, लगभग 18,600 करोड़ रुपए का। और याद रखिए अगर एक सिंगल बायर आता है और इनका पूरा स्टेक लेके जाता है तो 26% के ऊपर इनका स्टेक होता है तो एक ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाता है, जहाँ पे उनको 26% स्टेक और लेने का अवसर मिल सकता है। तो इस पॉइंट को ज़रूर आप अपने रडार में रखिएगा। ओरिएंट सीमेंट भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि अल्ट्राटेक सीमेंट एडवांस स्टेजेस में है कि कंपनी को वो अक्वायर कर सकते हैं। ओरिएंट सीमेंट जो है सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है और पहले इनका जो है बातचीत अदानी ग्रुप के साथ भी हो रहा था, लेकिन थोड़े इश्यूज आ रहे हैं स्पेशली वैल्यूएशन और माइनिंग क्लियरेंसेस को लेके। तो अब फोकस अल्ट्राटेक सीमेंट और ओरिएंट सीमेंट पे आ जाता है। सेलो वर्ल्ड भी फोकस में रहेगा, हमारा 7वां स्टॉक है। लगभग 800 करोड़ रुपए का QIP खुल चुका है, जो फ्लोर प्राइस है 7% डिस्काउंट पे है। अब हम बात करेंगे बिग बोल्ड ब्रोकरेज, हमारा 8वां स्टॉक, ये रहने वाला है इंडिजीन। सिटी की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट सेल किया है, टारगेट प्राइस रखा है 510 रुपीज़ पर शेयर। अब ये सेल रेटिंग इसलिए इनिशिएट किया है क्योंकि जो करंट वैल्यूएशंस है वो सारे पॉजिटिव्स को ऑलरेडी प्राइस इन कर रहे हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डिजिटलाइजेशन देखने मिलेगी लाइफ साइंस इंडस्ट्री में और ओवरऑल जो मैनेजमेंट टीम में जो स्ट्रेंथ दिख रही है उसके कारण एक बुलिश नज़रिया उनका बनता है। तो हमने आपको 8 स्टॉक्स तो बता दिए। हमारा जो आखिरी स्टॉक है हमारा खबर का स्टॉक है। खबर में जो स्टॉक फोकस में रहेगा वो है सूरज एस्टेट डेवलपर्स। यहाँ पे कंपनी को जो है 2 लग्जरी प्रोजेक्ट जो सेंट्रल मुंबई में हैं उनकी कंप्लीशन इस महीने देखने मिल सकती है। कुल मिला के इन प्रोजेक्ट्स का जो टोटल लैंड एरिया है वो लगभग 5.6 लाख स्क्वायर फीट का है, जिसका ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड है 800 से 1000 करोड़ रुपए का रहेगा। और याद रखिए ये जो प्रोजेक्ट्स है रेसिडेंशियल वाले प्रोजेक्ट्स है लग्जरी को लेके। चैनल चेक सजेस्ट करे कि जो विटालिस करके उनकी प्रोजेक्ट है माहिम में, वहाँ पे भी इंक्वायरीज में स्ट्रेंथ आया है। बट याद रखिए ये एक लो वॉल्यूम स्टॉक है और इसके कारण जो भी आप निर्णय ले ज़रूर थोड़े कॉशियस अप्रोच के साथ ले। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी आज फोकस होनी चाहिए। ठीक है शरद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सूरज एस्टेट को लेकर कल ही एक प्रेस रिलीज़ भी जारी हुई है जिसमें उन्होंने अपने एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में कुछ और जानकारी भी दी है। तो ये आज आपकी 9वीं खबर का हिस्सा भी बन रहा है। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ, 2 हिस्सों में क्वेश्चन पूछूंगा। पहला एक टेक्निकल से और दूसरा एक मयूरेश भाई से। मयूरेश जी, पहले आपसे एक सवाल। 2 शेयर है मेरे पास, अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मेरे को बताया कि इन दोनों के देखिए क्या ज़बरदस्त चाल चली है, और दोनों शेयर्स का नाम मैं बताता हूँ। SPEL सेमीकंडक्टर्स और दूसरा है मॉसचिप टेक्नोलॉजीज़, वो भी सेमीकंडक्टर बिजनेस के अंदर ही है। दोनों ही सेमीकंडक्टर बिजनेस के अंदर, और दोनों का सिर्फ 1 महीने का चार्ट दिखा दो आप। आज भी आप देखो सर्किट पे खुल रहा है SPEL सेमीकंडक्टर करीब 5% के। जरा दिखाना मॉसचिप भी, MOSCH के नाम से मिलेगा, मॉसचिप सेमीकंडक्टर। मिल गया प्रोड्यूसर साहब? MOSC, ये आप देखिए 1 महीने में 100% का रिटर्न। मॉसचिप 1 महीने में 100% का रिटर्न। सर देश में सेमीकंडक्टर की कमी हो रही है या फिर मांग बढ़ गई है? मॉर्निंग डिप्टी जी, तो सेमीकंडक्टर की मांग तो बढ़ती ही जाएगी बिकॉज इन एवरी अप्लायंस दैट यू प्रॉब्ली यूजिंग सेमीकंडक्टर लगने वाला ही है। इनफैक्ट आई वाज डूइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी है पूरे इंडस्ट्री पे लास्ट 10 दिन से, और अगर आप चाहिए तो इस पे पूरा 1 घंटे का शो कर सकते हैं क्योंकि इतनी अच्छी खासी आई थिंक इनपुट्स और रिसर्च नोट्स हमने बनाए हैं। बट 2-3 चीजें, एक अगर आप फैबलेस टेक्नोलॉजी में जाएंगे which is the core technology how semiconductors are probably made, यानी उसकी जो पीछे IT होता है, proprietary rights होती है, टेक्नोलॉजिकल proprietary होती है, ये काफी कम कंपनीज बनाती है पूरे जग में।
तो एनवीडिया को भूल जाइए, बट आउटसाइड एनवीडिया अगर आप कॉलकॉम जैसे स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लगता है आई थिंक लीविंग असाइड अ फ्यू कंपनीज, टेक्नोलॉजी काफी कम कंपनीज के पास है। दूसरा ये टेक्नोलॉजी में जो होता है वो होता है कि आप किस एस्पेक्ट्स में यूज कर रहे हैं। क्या मोबाइल फोन्स के लिए यूज कर रहे हैं, क्या स्मार्ट मीटर्स के लिए यूज कर रहे हैं, क्या पावर एंसिलरीज के लिए यूज कर रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिक कार्स के लिए यूज कर रहे हैं, क्या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या बाइक्स के लिए कर रहे हैं। तो आई थिंक अलग अलग चीजों के लिए आई थिंक इसका यूज किया जाता है। और तीसरे होते हैं फाउंड्री मेकर्स, जो करते कुछ नहीं है, जस्ट द फैब्रिकेशन पार्ट ऑफ क्रिएटिंग द ओवरऑल चिप, जो काफी ईएमएस प्लेयर्स करते हैं, तो केन्स हुआ और अन्य कंपनीज हुई। तो आपको ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी पड़ेगा ये स्पेस में कि टेक्नोलॉजी कौन बना रहा है और फाउंड्री मेकर्स कौन है। फाउंड्री मेकर्स विल मोर और लेस बी लाइक कमोडिटी प्लेयर्स ये पूरे स्पेस में, while the original players will make tons of money will be the technology players who are having proprietary rights. ये दोनों कंपनीज में आई थिंक एक जो मिक्स हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोप्राइटरी, यहाँ पे कैसे आई थिंक सुधार आ सकता है एंड विच एप्लीकेशंस कैन बी यूज्ड, ये देखना बहुत जरूरी होगा। दूसरी चीज आपको ये नहीं भूलनी चाहिए कि सेमीकंडक्टर की जो प्लांट्स लग रही है, टाटाज आर डूइंग दैट, क्रॉम्पटन इज डूइंग दैट, और कहीं ना कहीं आई थिंक the output will be out in the next few quarters as well, जिससे अच्छी खासी आई थिंक डिमांड डायनेमिक्स को मद्देनजर रखते हुए वॉल्यूम ग्रोथ देखी जा सकती है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो ह्यूजली गोइंग आफ्टर अ PLI स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन इन इंडिया, जहाँ पे पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। तो मुझे लगता है आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है। बट ये स्टॉक्स बिल्कुल मोमेंटम में है, EMS प्लेयर्स भी शायद मोमेंटम में रहेंगे जैसे मैंने कहा। But for compliance reasons, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, but I think you focus on companies which are having the technological expertise. ओके सर, डन। महेश भाई, आपने इस शेयर्स के बारे में आपको बताया, बल्कि एक आइडिया भी दिया। हम बजट से पहले ज़रूर एक शो करेंगे ऐसा ही कि सेमीकंडक्टर का फुल करंट काइंड, सेमीकंडक्टर फुल करंट ऐसा कुछ करके बनाएंगे, तो आप अपना योगदान जरूर दीजिएगा। सर, मैं आपसे सामने सामने पूछ रहा हूँ, आपने आइडिया दिया, आपको ही पार उतारना है, ठीक है ना? हाँ बोल दूँ? आप ही बोलो सर, सामने सामने। हाँ बोलो। बिल्कुल करो सर, मेरे पास 30 या 35 पेज जो मैंने चलिए ठीक है भैया, एक बार दिखाओ, विंडो तो दिखाओ महेश भाई को। ठीक है, लिखा पढ़ा तो होगी सर, हमारी रजिस्ट्री होगी आपस में कि आप इस शो के साथ हमारे साथ रहेंगे। हम एक आधे घंटे का शो प्लान करते हैं जो सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग है, और हमने नेशनल चैनल पे खुल्लम खुल्ला आपसे हाँ परमिशन ली है, पीछे पीछे नहीं ले रहे। ठीक है सर। अब मेरे साथ प्रशांत सावंत भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्रशांत जी, वैसे तो मैं आपसे शेयर पूछता, लेकिन पहले एक शेयर मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरी स्क्रीन वाला एक बार शेयर जरा आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्राइम फोकस 17 साल बाद ये वापस उस जगह पर आ गया जहां पहले 17 साल पहले था। मैं अपनी स्क्रीन से दिखा रहा हूं सर आपको, ये मंथली चार्ट है। इसको लेके छोड़ दूं? तो डीबी जी, मेरे पास इसका डेटा थोड़ा कम आ रहा है। ये 135 पे जो चल रहा है वही है बराबर? 135 पे जो चल रहा है वही है? अभी ये चल रहा है सर 135 का, और 135 का 2007 में इसका रेट था 135 रुपए। जी जी डिम्पी जी, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बिल्कुल मंथली डालो, फिर आएगा डाटा आपके पास। जी जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे क्लियर कट आपको 120, इनफैक्ट ये एक बड़ा ट्रेड हो सकता है। तो 115 स्पॉट क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रखो। कैश में है तो आप क्वांटिटी वो हिसाब से कम शुरू कर सकते हो। ये स्टॉक एक बार 160 क्रॉस कर दे क्लोजिंग बेसिस, आप पोजीशंस ऐड करो, और उस वक्त आपका पूरी पोजीशन का स्टॉप लॉस 125-30 होगा। मुझे लग रहा है अगर ये स्टॉक चले तो ये एक बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है अगले 1 से 1.5 साल में। ठीक है, डन। तो ये हमारे लिए नोटिसेबल शुरू हो गया, 160 के ऊपर और चलेगा। अभी धीरे धीरे चाहे तो थोड़ी बहुत पोजीशंस बना सकते हैं। कई बार ऐसे शेयर्स मिल जाते हैं जो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बड़ा पैसा बना के दे सकते हैं। अब मैं बिना समय गवाए, प्रशांत जी आपके ओपनिंग के सौदे वो भी बताइए, फिर बाजार खोलेंगे। मेरा होगा हुडको। यहाँ पे कल 300 के आसपास क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे 285 स्पॉट का स्टॉप लॉस रख के मुझे लग रहा है 335-345 ये टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक होगा PSU बैंकिंग। काफी अंडर परफॉर्मेंस हुआ है पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है कैचअप रैली आ सकती है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा में स्टॉप लॉस 260 पे रख के 280 का टारगेट 280-282 यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हुडको हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा। हुडको थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस भी कर रहा था, शरतनेश से मेरी बातचीत हुई थी, वो भी कह रहे थे कि शेयर बढ़िया, 8% कल का नया ब्रेकआउट भी है, आज आपकी लिस्ट में ऑलरेडी आएगी। मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था किसी न किसी की लिस्ट में आएगा ज़रूर
हुडको का शेयर वापस से। हुडको बैंक ऑफ बड़ौदा प्रशांत सावंत के ट्रेड है। 30 सेकंड बाद बाजार खुल जाएगा। मैं लेवल्स फ्रीज हुए बता देता हूँ। करीब 83 पॉइंट ऊपर है निफ्टी और करीब 250 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। वेट एंड वॉच करने के अलावा कुछ नहीं है। जिन लोगों के पास नया पोजीशंस लेना है ध्यान रखिएगा, HDFC बैंक कल ही सिग्नल दे रहा था कि वो चलना रुक रहा है। और मैंने कल भी आपको बात बताई थी कि कई बार क्या होता है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ जैसा हो जाता है। कल खबर आने पर 2%, जिनके पास खबर नहीं थी उससे ज़्यादा चल रहे थे। और आज HDFC बैंक आपको हल्के से हरे निशान के साथ ओपनिंग करता हुआ दिखेगा। और एडवांस डिक्लाइन की रेशो अच्छी रहनी चाहिए। आज फिर से देखते हैं क्या मिलती है हमको। 1500 शेयर एडवांस डिक्लाइन के साथ आए हैं और 83 पॉइंट के साथ निफ्टी का पहला टिक, दूसरा 56 पॉइंट और सेंसेक्स करीब 144 पॉइंट है। ये HDFC बैंक करीब 0.5% नीचे, जैसे मैंने कल भी आपको नोटिस कराया था कि शेयर अब 1800 ही पार नहीं कर रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़ा और नीचे भी आ जाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की आज की ओपनिंग सपाट जैसी दिख रही है, 9%। कल थोड़ा कमज़ोर शेयर था, बस ये पैटर्न पास ना हो। होता क्या है ना, एक के हाथ दूसरा, दूसरे के हाथ तीसरा, ऐसे चलता रहता है और मार्केट को लीडरशिप की वजह से कोई दिक्कत आती नहीं। निफ्टी 50 जब खुला तो अपने रिकॉर्ड हाई पे खुला। अब तो रिकॉर्ड ही है, नया रिकॉर्ड हाई। जब भी बाजार गैप के साथ खुलेगा रिकॉर्ड ही बनाएगा नया। TCS और इन्फोसिस जैसे दो बड़े शेयर आपने देख लिए ओपनिंग के अंदर। HUL भी दिखा दो और एक जरा LNT और दिखा दो। ये आपको कुछ एक और शेयर्स आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर, ताकि बड़े शेयरों का खेमा भी आपका पूरा हो जाए। यहाँ पर आपको कैसे कैसे ट्रेड लेना है। अब आ जाते हैं जरा और मार्केट के मोमेंटम पे कि कौन कौन से शेयर और स्टार्टिंग में आज तेज़ हैं। पहले मैं जरा निफ्टी 50 पे आ रहा हूँ। ICICI बैंक दिखाई आज 2% ऊपर खुलना चाहिए। ICICI बैंक करीब अभी 1.5% है। बजाज फिनसर्व, हिंडाल्को, ये और दो शेयर हैं जिनके पास ओपनिंग की बढ़त 0.5% से ज़्यादा की है। तो आज ये मोमेंटो फिर से भरते हुए दिख रहे हैं। HDFC के बाद अगर आज HDFC साइडवेज हो रहा है तो क्या ICICI उसकी भरपाई कर सकता है? देख के तो लग रहा है कि हाँ कर सकता है, इसलिए बैंक निफ्टी के पास गैप भी आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। शुरुआत में आपको बता देता हूँ, 12 में से 8 शेयर बैंकिंग के काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और तो अभी भी पूरी तरह से बैंकिंग पीछे नहीं हटेगा। ऊपर से आज IT के स्टॉक्स भी नोटिस हो रहे हैं और निफ्टी के 50 में से 45 शेयरों में आज आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। और मैं आपको शेयर्स बताता हूं जहां पर आज स्ट्रेंथ है। TCS, टाटा मोटर्स दोनों दिखाओ। टाटा ग्रुप की दोनों कंपनियां हैं, आज फिर से वापस से बढ़िया चलती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा हिंडाल्को के IRFC एक रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है, वो भी शुरुआत में आज बढ़िया नोट देती है। HCL टेक, वेदांता। आज जब मैं सारे शेयर्स पढ़ रहा हूँ ना, तो मेरे को उन सभी शेयर्स में IT का थोड़ा दबदबा दिख रहा है। IT और बैंकिंग अमूमन थोड़ा कम चलते हैं, बट आज फिर से दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों अच्छे से आपको चलते दिख रहे हैं। बैंक्स में ICICI बैंक आज लीडरशिप के मूड में दिख रहा है। और अगर आप IT की बात करें तो TCS कल अंडर परफॉर्मर था, लेकिन आज 0.5% ऊपर। HCL टेक वगैरह शेयर्स भी ऊपर आए हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में लुपिन ने आज वापस से पुल बैक किया है। सन टीवी भी आज गैप के साथ खुला है। सर की कॉल थी किरण जी की और आज इसने साल का हाई भी टेस्ट कर दिया। जो शेयर कमज़ोर हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। जो शेयर कमज़ोर है उसमें HDFC बैंक ऑलरेडी मैं आपको नोटिस करा चुका हूँ। सिप्ला कमज़ोर है। अदानी एंटरप्राइजेज भी हल्के से दबाव के साथ आज ओपनिंग करता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब जरा मैं 200 वाले शेयर्स की कमज़ोरी वाले शेयर्स भी दिखाता हूँ। भारत फोर्ज, M&M, पॉलिसी बाजार, ये कुछ एक शेयर हैं जो कमज़ोर हैं। हीट मैप आपके स्क्रीन पर आ रहा है। उसके बाद हम छोटे मझोले शेयर्स लेंगे, ओपनिंग का सौदा लेंगे। ये सब कुछ आप चेक करते जाइएगा। ये आप सभी के सभी शेयर्स जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें आपको थोड़ा ICICI बैंक की एक बड़ी वेटेज है। इसके अलावा मैं ऑटोज़ में थोड़ा M&M और IT में TCS को काउंट कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर आपको बड़े शेयर TCS, इन्फोसिस दोनों स्क्रीन पे मेरे को दिख रहे हैं। तो आज IT, जैसे आज सुबह मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि पहले कहाँ से सिग्नल पता लगेंगे कि कौन टूटेगा पहले, तो मैंने ये बात बोली भी थी कि IT का एक बड़ा ब्रेकआउट है। US के अंदर भी टिपिकली IT इंडेक्स ठीक बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से नैस्डैक को स्ट्रेंथ मिल रही है। कल डॉ में नहीं थी स्ट्रेंथ वो, तो आज फिर से आप IT का रूप यहाँ पे भी इंडिया में भी देख पा रहे हैं। तो कल बैंकिंग लेड रैली थी, आज हो सकता है थोड़ा IT लेड रैली मार्केट के अंदर प्रिवेल करती जाए। अब हम छोटे मझोले शेयर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फिर हम ओपनिंग के सौदे लेंगे। छोटे मझोले शेयरों में भी एक्शन ठीक ठाक है। कुछ चढ़ने वाले शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं। सिल वर्ल्ड देखिए QIP उनका खुला है 5% ऊपर, ये शेयर कारोबार कर रहा है। हडको हम चर्चा कर भी रहे थे कि क्या ये शेयर चल रहा है और चलेगा। जी हाँ, और चल रहा है। हडको में करीब करीब 4-4.5% की तेजी पर शुरुआत हुई हो और उसकी वजह यह है कि एक बड़ा ब्लॉक लगा है। करीब करीब 120 करोड़ रुपए की एक ब्लॉक डील हुई है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज भी तेजी इसमें बरकरार है। इसके अलावा कुछ और शेयर, HBL पावर, इसको भी हम डिस्कस कर रहे थे, ये शेयर चल रहा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, NBCC, ये शेयर आपको चलते हुए दिखाई देंगे।
और इसके अलावा कुछ और अगर हम शेयरों की बात करें तो वायदा में अगर आप देखेंगे ल्यूपिन करीब करीब आपको 5% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ दिखेगा। आज हम देख रहे हैं कि संवर्धना मदरसन में भी 1-1.5% की तेजी पर शुरुआत हुई है। BHEL कल अच्छे से चल रहा था, आज उस तेजी को भी बरकरार रखे हुए हैं। 1% के आसपास की तेजी पर संवर्धना मदरसन में शुरुआत हुई है। तो मिड कैप से मूड भी ठीक ठाक लग रहा है। हालांकि अगर हम बाजार के अगर इंडेक्स को देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने आज नया हाई जरूर बनाया है, ऊपरी स्तरों से थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ रहा है, लाल निशान में फिसल गया। उसकी वजह यह है कि HDFC बैंक करीब 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है और वहां पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन मिड कैप में एक्शन वहां पर भरपूर है। और अगर हम कुछ और शेयरों की बात करें तो सूरज एस्टेट एक शेयर है 6% ऊपर। मॉस्चिप टेक की बात कर रहे थे डिम्पी, इसमें भी 5% की तेजी पर शुरुआत हुई है। आइनॉक्स विंड यहां पर 5% ऊपर। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर इनके अपडेट आए थे, ये करीब करीब 5% के आसपास की तेजी पर यहां पर शुरुआत होती दिख रही है। वोकहार्ड लगातार ये शेयर चल रहा है, आज आई थिंक 11वां या 12वां सत्र होगा जब ये शेयर लगातार चल रहा है और अब ये 900 रुपए के ऊपर भी जाकर कारोबार कर रहा है। एक दवा इनकी लॉन्च होने वाली है भारत में बड़े डिस्काउंट पर, जैनिक करके, और उस पर काफी कुछ टिका है, निर्भर करेगा। लेकिन पिछले साल भर में करीब 3.5 गुना ये शेयर हुआ है, तो इस पर भी आपको नजर रखने की जरूरत है। ब्रिगेड ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ब्रिगेड चल रहा है। प्राइम फोकस में भी तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो ये कुछ शेयर्स मिड कैप स्पेस से। सृष्टि के पास चलेंगे और सृष्टि अब गेस्ट से कनेक्ट करके आपके लिए लेंगी ओपनिंग ट्रेड्स। चलिए अब अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि कहाँ पे है उनकी नज़र, क्योंकि देखिए इंडेक्स में तो तेज़ी बरकरार है। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़रूर है HDFC बैंक और दिग्गज बैंकों से आज सपोर्ट नहीं है, पर फिर से एक बार IT लीड करता हुआ दिखा है। तो समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स इसको कैसे देख रहे हैं। प्रशांत, किरण, रत्नेश और साथ ही मयूरेश हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र? ओपनिंग से पहले जब फार्मा की बात हुई तो हमने लुपिन बताया था, तो लुपिन तो ऑलरेडी गैप अप के साथ ओपन हुआ है, तो वो कंटिन्यू हो रहा है, तो वो तो एक रहेगा ही। दूसरा एक केमिकल सेक्टर के अंदर जो हमें स्टॉक अच्छा लग रहा है वो आरती इंडस्ट्रीज है। आरती इंडस्ट्रीज का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं एक फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। स्टॉक में थोड़ा नर्वसनेस दिख रहा है ओपनिंग के साथ, बट ओवरऑल जिस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है हमें लग रहा है कि यहाँ से अच्छा खासा एक अपमूव आ सकता है। 710 के आसपास ट्रेड कर रहा है आरती इंडस्ट्रीज, करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग कर सकते हैं। नीचे में 695 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और 1-2 दिन में ये 750 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। तो नॉट फॉर द ओपनिंग ट्रेड, आप एक आध दिन होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पे आपको नज़र रखनी है। फिलहाल जो है लगभग सपाट है, पर एक पोजिशनल बेट आप आरती इंडस्ट्रीज में ले सकते हैं। पर जी हाँ किरण, आपने लुपिन का जिक्र ज़रूर किया, पर शायद खुलने के बाद मौका नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे जो कोटक का अपग्रेड आया है, रेटिंग भी अपग्रेड की है, लक्ष्य भी बढ़ाया है 1805, तो उसके बाद पर किरण का मानना है कि ये ट्रेड फिलहाल अभी भी अच्छा लग रहा है उनको। लुपिन पे उनका नज़रिया जो है वो पॉजिटिव है। पर रत्नेश, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपके कोई अपडेट्स हैं और साथ ही ओपनिंग के बाद कहाँ पे देख रहे हैं आप नए सौदे? बिल्कुल, पहले तो टाटा कंज्यूमर कल का कॉल को अपडेट दे दूं, जो दिया था ऑप्शन में, तो उसने 32-34 रुपए के आसपास का हाई बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को प्रॉफिट मिला होगा। और जो डिम्पी जी थोड़ा सा घबरा रहे थे, उनकी घबराहट भी थोड़ी सी दूर हुई होगी। आज का जो अभी ओपनिंग ट्रेड है, तो मेरे हिसाब से RVNL में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट वापस से दिखाई दे रहा है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें तेजी बरकरार रह सकती है। 420 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 440 रुपए तक का टारगेट आ सकते हैं। ऑलराइट, RVNL यहाँ पे आपको रखनी है नज़र, क्योंकि रेलवे काउंटर्स कुछ दिनों से अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे थे। और RVNL यहाँ पे रत्नेश को जितना मैंने ट्रैक किया है, वो ऐसे जो कैश के काउंटर्स हैं जो कि एकदम मोमेंटम में आ जाते हैं, वहाँ पे उनकी पकड़ जो है काफ़ी अच्छी है। तो RVNL पे आप खास तौर से ध्यान रखिए। और टाटा कंज्यूमर्स की जो बात हो रही थी रत्नेश, उसके लिए आपको बधाइयाँ कि ऑप्शन के ज़रिए जो आपने ट्रेड दिया था, पर कल शो में अवनी भट्ट और साथ ही सोनी पटनायक ने भी यहाँ पे अपने नज़रिए शेयर किए थे, दोनों की ही बाय की रिकमेंडेशन थी। तो वहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड जो है हमारे दर्शकों को मिला होगा। पर प्रशांत, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र? तो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो होगा ABFRL, सॉरी, करीबन 328 पे ट्रेड कर रहा है।
मुझे लग रहा है यहाँ पे 320 322 के आसपास स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। एक रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो इसको कम से कम 340 345 तक ले जाए। ABFRL हम देख रहे हैं कि पूरे आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ काउंटर्स में एक एक करके अच्छी तेज़ी है। वोडाफोन आइडिया अपने आप को होल्ड कर रहा है। हिंडाल्को आप देखिए 1.8% ऊपर है, पर ABFRL टेक्निकली प्रशांत को बहुत पसंद आ रहा है। यहाँ पे आप रखिए नज़र, ये स्टॉक कहीं ना कहीं अपने 320 के लेवल्स को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है और वही स्टॉप लॉस है प्रशांत का भी। पर मयूरेश, जो एक काउंटर का जिक्र अभिषेक भी कर रहे थे वो है वोकार्ड। क्या तूफानी तेज़ी मयूरेश इसमें देखने को मिली है। हालांकि जो ये कंपनी एंटीबायोटिक पोर्टफोलियो में काम कर रही है और कई सालों बाद देखिए कोई पॉजिटिव खबरें वोकार्ड के लिए, फंड्स भी जुटाए कंपनी ने और जितनी रिसर्च उन्होंने की थी अब वो काम भी कर रही है, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। पर मयूरेश, अब जैसे 600 का स्टॉक 1000 रुपए हो गया इतने कम स्पैन में, तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको थोड़ी सी नर्वसनेस ज़रूर होती है। क्या आप उन्हें गाइड कर पाएंगे कि इतने रनअप के बाद क्या जो लॉन्ग टर्म विजन है वो अभी भी इंटैक्ट है, पॉजिटिव साइड? क्या करना चाहिए वोकार्ड में फिलहाल? I think news has been gestated by the price और एक अच्छी खासी मूव हुई है, जैसे आपने राइटफुली कहा, मैटर ऑफ फ्यू डेज। अभी देखना पड़ेगा कि आगे जाते वक्त कैसे ट्रांसलेट होते हैं एक्चुअल नंबर्स में। पिछले कई वर्षों में हमने ये भी देखा है वोकार्ड के केस में कि आई थिंक होता है, स्टार्ट होता है एंड देयर इज सम द अदर इम्पिडिमेंट that comes through, regulatory or otherwise. So I think a large part of the move is now captured by the price. Really now we'll have to see how it translates into numbers. So अगर किसी इन्वेस्टर ने इसको शायद मिस किया है, you have no option but wait it out. दूसरे अन्य फार्मा शेयर्स मिड कैप स्पेस से जो हमें अच्छे लग रहे हैं, नैटको फार्मा एज एन एग्जांपल, जहाँ पे जबरदस्त ब्रांडेड जेनेरिक्स में ग्रोथ हो सकती है, मार्जिन्स कैन बी प्रोटेक्टेड क्वाइट सिग्निफिकेंटली, और कोई मोमेंटम पिक करना है विद इन दिस स्पेस, मोरपेन लैब्स इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग, जहाँ पे हमें लगता है कि अभी भी जूस बाकी है। इनके मेडिकल इक्विपमेंट डिवीजन है, यहाँ पे जो स्ट्रिप सेल्स है, दे कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली बेटर इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल, एंड मैनेजमेंट साउंड वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो हमें लगता है आई थिंक दूसरे विकल्प है फार्मा क्षेत्र। ओके, ठीक है। तो खैर इस बीच आपको अलग अलग स्टॉक्स बता दें। प्राइम फोकस हमने आज नोटिस कराया था, प्रशांत जी 8% ऊपर है वो। आप कह रहे थे ना चलेगा, इसको लेके आज से रखना शुरू कर दो, 160 पार होगा तो और चलेगा। प्राइम फोकस एक बार दिखाना स्क्रीन पर, 8% ऊपर आ गया। तो ठीक है ना, रख लेना, होल्ड कर लेना जिन्होंने आज खरीदा है प्राइम फोकस। जी, ये ऐसे स्टॉक्स जब हाथ में आए तो इन्हें पकड़ के रखना चाहिए। हो सकता है बाद में स्टॉप लॉस हो जाए, वो भी चलेगा, बट ये एक ही स्टॉक आपके पूरे पोर्टफोलियो को चेंज कर सकता है, इसमें एक क्षमता होती है। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से आज ये स्टॉक हमारे लिस्ट में आया, ऐसे हमने कैंपस भी पकड़ा है। एक्चुअली कैंपस का ब्रेकआउट नहीं है, वो थोड़ा एक पुल बैक का स्टॉक है, इसलिए वो पुल बैक के ही तरीके से चल रहा है। कल एक उसने स्पार्क जगाया, आज फिर से उम्मीद तो करते हैं थोड़ा चल जाना चाहिए, चल नहीं रहा, बट 302 पे आके रुका हुआ है। कल 304 बना था। प्रशांत जी इसको भी चेक करो तो जरा। तो डिम्पी जी यहाँ पे अगर हम देखें तो जी आवाज आ रही है? कैंपस एक्टिववेयर जी डिम्पी जी, ये स्टॉक एक रेजिस्टेंस पे आया है जो करीबन 300-310 का रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है अभी यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट अगर होने की क्षमता हो तो भी आपको रिस्क छोटी रखनी चाहिए। सिर्फ 290 292 292 290 के जोन में स्टॉप लॉस रख के क्वांटिटी ऑफ प्लान कीजिए। अगर रिवर्सल आए यहाँ से, रेजिस्टेंस वर्क करे तो भी आपकी रिस्क छोटी होगी, बट अगर ये ब्रेकआउट हो जाए तो आपको यहाँ से 330-35 के टारगेट्स दिख सकते। ये प्राइम फोकस ऑलमोस्ट अब 11% ऊपर आ चुका है, 150% हो गया है। 20% का इसका सर्किट है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज ही आज में सर्किट पे लगा दे, 20% का रिटर्न दे दे। खुल्लम खुल्ला आपके सामने चार्ट दिखाया, खुल्लम खुल्ला आपको बताया, ये भी बताया प्रशांत जी ने कि ऐसे शेयर जब आते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में बदलाव कर देते हैं। एक अकेला एक शेयर ही आपके पूरे हफ्ते भर की कमाई कराने के लिए मोर देन सफिशेंट है। आपके सामने देखो, आराम से खुला, आराम से चला, अभी 11% ऊपर है। मेरा आज पूर्ण यकीन है इसको देख के, इसके लेवल्स, उसकी स्पीड को देख के कि आज ही आज मैं सर्किट लगा दे तो मेरे को हैरानी नहीं होगी। मेरे को आज चेक करना पड़ा इसका सर्किट क्या है। 5% जब भी ऊपर आ रहा था, वॉल्यूम इतना स्पार्क आ रहा है इसके अंदर, 5 लाख से ज़्यादा शेयर इसके अंदर आप नोटिस कर रहे होंगे।
ठीक है, जैसे जिसकी कृपा वैसे ही चलेगा मार्केट। आगे बढ़े, कुछ शेयर हम ढूंढ के रख रहे हैं आपके लिए, करें क्या, लेकिन क्या ना मार्केट का ही ऐसा नेचर हो रहा है कि इंडेक्स को ब्यूटीफुल बना के रखा हुआ है और नीचे से स्टॉक्स ढूंढने बड़े मुश्किल हो रहे हैं। मिलते हैं इक्का दुक्का शेयर तो ऐसा कुछ मूवमेंट आपके स्क्रीन पर आता है। 12.5% हो गया अब ये शेयर आपकी तेज़ी के साथ ही। ढूंढता चलिए शेयर आपके लिए एक, और मेरे पास एक शीट है अपनी F&O वाली, तो उसमें ज़रा मैं चेक करता हूँ कि लॉन्ग पोजीशंस क्या हैं। और एक काम करते हैं, किरण सर से पता करते हैं, काफ़ी देर से मेरी उनसे बात ही नहीं हुई है। किरण सर एक बार ज़रा एक शेयर आप चेक कीजिए, इंडियन होटल्स। वॉल्यूम नहीं है, बस प्राइस आ रहा है खोखला होके। एक बार ज़रा चेक करना दम है क्या इंडियन होटल्स में। सो इंडियन होटल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक स्ट्रक्चरल बुल रन के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली जो हाइज उसने बनाए थे 660 650 के आसपास, वहां से जो करेक्शन आया था, अब वो करेक्शन कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है। 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है नंबर 1। नंबर 2 आप देखोगे तो प्रीवियसली 620 के आसपास के हाइस बना के स्टॉक में नीचे में 100 डेज मूविंग एवरेज जो 535 थी वहां तक रीटेस्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं 610 620 एक क्लस्टर सपोर्ट है। आज जिस तरह का मोमेंटम देख रहे हैं, कल की कैंडल और आज की कैंडल को अगर हम मिक्स करें तो कहीं ना कहीं मॉर्निंग स्टार हम देखने को मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर भी बुलिश जोन, बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, तो एक रिवर्सल ट्रेड बन रहा है एक लो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए 600 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में वापस से 640 650 तक आ सकता है। तो 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, आज खैर मेरी नज़र तो बार बार प्राइम फोकस पे जारी, करीब 14% हो चुका है वो शेयर। 2-3% गैप के साथ खुला सो खुला, लेकिन उसके बाद ये शेयर 14% ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं, सर्किट की तरफ बढ़ जाए। बी अवेयर, सावधान, अपने हिसाब से आप ट्रेड लिया कीजिएगा, वित्तीय सलाहकारों से पूछ के। आप एक काम कीजिए, हमारे वीडियो काट के दिखा दिया करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को कि बोलो ये तो बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल प्राइम फोकस चलेगा, उन्होंने तो चार्ट भी दिखाया। एक बार ज़रा दिखाएंगे वापस से चार्ट में, आपको ज़रा स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि कैसे हमने इस शेयर को पकड़ा और उसके बाद से कैसे प्रशांत जी से हमने राय ली। एक बार ज़रा वापस से दिखाइए ताकि कि अच्छा एक और स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी चला दीजिए, पता लगे 15% शेयर हमने नोटिस करवाया और चल गया, अगले दिन आके कोई कहे आप चला रहे हैं शेयर। भाई साहब मेरी इतनी वैल्यू नहीं, मैं तो जॉब करता हूँ, तो नौकरी करता हूँ। अगर मैं इस शेयर को चला सकता तो मैं यहाँ किस कुर्सी पे कम से कम नहीं बैठा होता। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आप ले लीजिए हमारी तरफ से। हमने इस शेयर को सिर्फ डाटा के बदौलत नोटिस किया, हमने पैटर्न के बदौलत इसको नोटिस किया। देखने के बाद लगा इस शेयर के अंदर बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। सेबी रजिस्टर्ड मेहमानों से हमने पूछा कि भाई आ सकता है कि नहीं आ सकता, उन्होंने कहा आ सकता है। आ सकता है तो आ गया, तो कोई कंप्लेंट का विषय ना रहे। आपके सामने हमने चार्ट भी नोटिस करवाया, दिखाया भी, और 17 साल का ब्रेकआउट भी दिखाया। ठीक है जी, शेयर इस समय करीब 15% ऊपर है, सावधानी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है। निफ्टी नीचे नहीं आ रहा, बैंक निफ्टी भी वापस हरे निशान में आ चुका है और HDFC को कॉर्नर कर रहा है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि HDFC कॉर्नर हो जाएगा या तो बैंक निफ्टी कॉर्नर हो जाएगा। ये मैंने आपको कल भी नोटिस कराया था कि अब इनके बिछड़ने के दिन आ गए, अब ये डाइवर्जेंस दिखाएंगे दोनों। और एक कल आज इन्होंने पहली बार वो डाइवर्जेंस दिखाना शुरू कर दिया। खैर, और हैं, ICICI बैंक आ चुका है लिस्ट में वापस से, रिलायंस नोटिस करवा रहा है, TCS, इन्फोसिस है। इन्फोसिस का कोई ऑप्शंस का ट्रेड है क्या रत्नेश सर? कोई इन्फोसिस का ऑप्शन का ट्रेड? इन्फी का बिल्कुल डिम्पी जी, क्योंकि IT सेक्टर्स में ऐसा लगता है कि काम करा जा सकता है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्फी में काम करना है तो बहुत ज्यादा दूर का नहीं, मेरे हिसाब से एक आपको 1660 का कॉल ले लेना चाहिए। 1660 के कॉल में मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि इन्फोसिस में मोमेंटम दिख रहा है। तो एक 40 रुपए के आसपास में चल रहा है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, मात्र 28 रुपए का स्टॉप लॉस, 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मेरे हिसाब से 65 रुपए के टारगेट बन सकते हैं। लिए मौके बन जाएंगे। ये आपके लिए सलाह रत्नीश जी की तरफ से। कुछ और शेयरों को जरा चेक करते हैं। अतुल ऑटो में भी आज हम देख रहे हैं कि बड़े अच्छे मूव बन रहे हैं और लगातार ये शेयर चलता हुआ दिख रहा है अतुल ऑटो का। इसको जरा एक बार चेक करते हैं। मयूरी जी, आपसे जरा जानेंगे इस पर, एक फंडामेंटल व्यू दीजिए आप अतुल ऑटो पर। 832 का भाव, देखिए 7% ऊपर ये शेयर है। आपको क्या लगता है सर कि ये चलेगा? क्योंकि अगर हम कंपनी की बात करें, इसके निवेशकों की बात करें, तो उनको लेकर कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट भी ठीक ठाक है। इसमें है राइट चीजें कर रहा है, राइट चीजें कर रही है कंपनी, और एक्सपेक्टेशन हम यही मान के चल सकते हैं
ये जो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी इन्होंने लास्ट 2 वर्षों में पोस्ट की है, यहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी फैक्टर बना रहे इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट द कंपनी कैन प्रॉब्ली डिलीवर फ्रॉम अ कोर अर्निंग्स पर्सपेक्टिव कैन बी वेरी स्टेबल इनफ। तो जिनके पास है बिल्कुल ठीक है, जिसके पास है अतुल ऑटो आप लेकर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया जरा लेकर आइए। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इसमें ठीक ठाक मूव है, 100 रुपये के आसपास का सपोर्ट लिया, उसके बाद ये शेयर फिर से चल रहा है, 110 रुपये के ऊपर का भाव है रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया का। इसको जरा आप चेक कीजिए रत्नेश जी, आपको ये तेजी और बढ़ती हुई दिख रही है, इसमें क्या मौके तलाशें? रेस्टोरेंट वन आरबीआई की बात करें तो काफी टाइम से अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है। अभी भी ये बहुत ज्यादा इसमें कोई ऐसा सेटअप नहीं है बड़ी तेजी का, अभी अपने की एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसको बहुत ज्यादा सप्लाई ऊपर में, तो अभी जो टेक्निकल बाउंस के लिए छोटा मोटा प्ले करा जा सकता है। 113 का है, 113 रुपए का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर निकलेगा तो जो बाउंस आ सकता है जो 120 रुपए तक आ सकता है। तो बहुत बड़ी तेजी नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए एक टेक्निकल शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करा जा सकता है। जो स्टॉप लॉस रखा जाएगा 109 रुपए का। ठीक है, 109 रुपये, सिर्फ 3 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ट्रेड कीजिए। 4.5% अभी शेयर ऊपर हो गया है, इसमें आपके लिए मौके बन सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में कहां पर कमाई होगी ये जानेंगे और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। हमारे साथ जुड़ गए हैं 5paisa.com के रुचित जैन। रुचित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए ऑप्शंस में क्या ट्रेड करें, इंडेक्स में कोई मौका है या फिर स्टॉक्स खोज कर लाएं आप? जी वेरी गुड मॉर्निंग। इंडेक्स पे तो नो डाउट ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव ही है, बट आज की रणनीति मेरी स्टॉक पे रहेगी और स्टॉक्स में एमएनएम में नो बुल कॉल स्प्रेड बनाने की स्ट्रेटेजी रहेगी। सो पिछले कुछ 2 हफ्तों से एमएनएम में कंसोलिडेशन फेज में रहा है, बट आप टेक्निकली देखेंगे तो ये पूरा कंसोलिडेशन उसके 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहा है। तो स्टॉक अभी अपने सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेट हो चुका है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है इसमें फिर से बेस्ट लॉन्ग्स करने के लिए। पर यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड की सलाह रहेगी जब 2900 का कॉल ऑप्शन बाय करें और ऊपर 3000 का कॉल ऑप्शन सेल करें, जिसकी में नेट आउटफ्लो 40 रुपए के आसपास रहेगा और जिसमें 22 का स्टॉप लॉस रखे और 70 का टारगेट रहेगा। तो लगभग 6300 के का पोटेंशियल रिस्क है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो सामने 10,500 के रिवॉर्ड से दे सकते हैं। ठीक है, एमएनएम की 2900 की कॉल खरीदनी है, 3000 की उसके ऊपर वाली जो है कॉल बेचनी है। अधिकतम मुनाफा 10,500, अधिकतम नुकसान 6,300 रुपये का। और एमएनएम के शेयर को आज हम चलते हुए देख रहे हैं और एमएनएम के साथ साथ आज ऑटो में हम देख रहे हैं कि मूव्स हैं। टाटा मोटर इनफैक्ट आज टॉप गेनर है निफ्टी का, एमएनएम भी 1% ऊपर है। तो आज बैंकिंग, आईटी, ऑटो, ये 3 चीज़ें हैं जो बाजार को सपोर्ट दे रही हैं और थामने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि बैंक्स की अगर बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी है, लेड बाई एचडीएफसी बैंक 1.5% ये नीचे है। तो ये ऑप्शन की एक बेहतरीन रणनीति आपके लिए रुचि जी की तरफ से। लेकिन चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स खोजते हैं। अच्छा, ल्यूपिन जरा आप चेक कीजिए प्रशांत जी। ल्यूपिन चल रहा है, हालांकि शुरुआती सत्र में जो तेज़ी थी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है, लेकिन डबल अपग्रेड है कोटक का ल्यूपिन को लेकर। कैसा लग रहा है आपको काउंटर ये, अगर हम टेक्निकल हिसाब से पूछें तो? जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे प्री लेवल से एक बिकवाली नजर आ रही है, तो मेरी सलाह सिर्फ ये होगी कि जिनके पास पोजीशन है वो करीबन 1645 1650 इस स्टॉप लॉस से ट्रेल करे। फ्रेश बाइंग में अभी इस लेवल पे रेकमेंड नहीं करूँ। फ्रेश बाइंग नहीं करनी है ल्यूपिन में। एक शेयर आज तूफानी रफ्तार से ये भी चल रहा है, आइनॉक्स विंड का 7% ऊपर ये खुला है। हालांकि अगर हम महीने भर की बात करें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन 150 रुपये के ऊपर अभी चला गया है आइनॉक्स विंड। जरा इसके बारे में भी बताइए प्रशांत जी आप ही, क्या इसमें तेजी और बढ़ेगी? तो यहाँ पे अभिषेक जी अगर हम देखें तो एक अच्छा मूव आज नजर आ रहा है बेस फॉर्मेशन के बाद, और हमें गैप नजर आता है करीबन 165। तो मुझे लग रहा है 165 का ही टारगेट रखा जा सकता है फिलहाल, जो आपका पहला टारगेट होगा, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 145 145 के आसपास।
स्विंग यहाँ पे भी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और आज अगर हम देखें तो फिर से कुछ पावर रिलेटेड काउंटर्स जो हैं ऊपर आए हैं, खास तौर से PSUs यानी PFC, RSE, इन सभी में अच्छी चाल है। NTPC में भी अच्छी मजबूती है। बट एक काउंटर जो कि एक PSU है वो है गेल इंडिया। एक बार रत्नेश आप इस पर अपनी राय दे पाएंगे, क्योंकि गेल इंडिया जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं 215 के आसपास जो है एक अच्छा इसका सपोर्ट है। क्या गेल इंडिया आपको लगता है कि एक अच्छा रनअप दिखा सकता है इन स्तरों से, क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा BHEL, NTPC, पावर ग्रिड ये सभी ने अपने आप को होल्ड भी किया और साथ ही एक अच्छा रनअप भी दिखाया। गेल इंडिया पे क्या राय है? गेल इंडिया काफी टाइम से कंसोलिडेशन में चल रहा है। अभी भी कंसोलिडेशन मुझे ऐसा लगता है इसमें चलता रहेगा। हालांकि जो सपोर्ट लेवल आपने बताया 215 214 ये काफी एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो किसी को एक शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना है तो स्टॉप लॉस लगा करा सकते हैं, पर ऊपर में भी इसको सप्लाई वापस से मिलेंगे 223 225। तो ओवरऑल ये जो रेंज है अभी 215 से 225 की रेंज में ट्रेड करता रहेगा। जो जिसको बोलते हैं फ्रेश ब्रेकआउट वो आएगा 225 के ऊपर, जो फिर इसको लेके जाएगा 235 240 तक के लिए। तो एक टेक्निकल बाउंस के लिए 215 रुपए के स्टॉप लॉस से जरूर प्ले करा जा सकता है। 215 के स्टॉप लॉस के साथ जो है एक टेक्निकल बाउंस के लिए इसको प्ले किया जा सकता है। पर आज अगर हम देखें तो कई समय बाद FNO के गेनर्स की लिस्ट में शामिल है इंडियन होटल्स और यहाँ पे आप देखिए 2.5% की तेज़ी है। एक बार प्रशांत आप कैसे देख रहे हैं इंडियन होटल्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं 20 डे मूविंग एवरेज से एग्जैक्टली ये बाउंस कर रहा है, पर इस बाउंस बैक में क्या पार्टिसिपेट करे, क्योंकि ऊपरी स्तरों से करेक्ट भी हुआ है ये काउंटर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। जो कल का लो बना हुआ है करीबन 595, ये स्टॉप लॉस रखिए और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 645 के आसपास, 645 650 के आसपास होना चाहिए। ऑलराइट प्रशांत, इसी के साथ हम आपको इजाज़त देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। पर जाते जाते आपका कोई डिस्क्लोजर जो कि आप देना चाहेंगे? जी, जो स्टॉक्स डिस्कस किए उसमें क्लाइंट के पोजीशन हो सकते हैं, मेरे कोई पर्सनल पोजीशन जिसमें है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे लिए समय भी निकालने के लिए। पर चलिए एक बार फिर से मार्केट्स पे नज़र डाल लेते हैं, देखते हैं कि इंडेक्स पे क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ऊपरी स्तरों से निफ्टी बैंक थोड़ा सा हल्का ज़रूर हुआ है, निफ्टी होल्ड कर रहा है अपने आप को, पर पूरा जोश जो है आज IT पैक में फिर से लौटता हुआ दिखा है। और आप हमारे चैनल पे ये देख भी रहे होंगे, क्योंकि लगातार देखिए जो हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं खासतौर से मार्केट के महारथी सेगमेंट में, हम उनसे ये सवाल कुछ दिनों से हम रोज़ ही पूछ रहे हैं कि IT पे क्या नज़रिया है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स कह रही हैं वो ये है कि अब जब नतीजे आएंगे तो वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी, क्योंकि पिछले कई समय से IT जो है डिसअपॉइंट कर रहा था अर्निंग्स के फ्रंट पे, पर अब अर्निंग्स का भी सपोर्ट आते हुए दिखेगा और हमारे एक्सपर्ट्स को टेक्निकली भी ये काउंटर्स जो हैं पसंद ज़रूर आए हैं। एक बार आपसे ही राय जानना चाहेंगे रत्नेश, IT काउंटर कोई फ्रेश पिक यहाँ पे, क्योंकि ना ही सिर्फ लार्ज कैप IT चल रहे हैं बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी ज़बरदस्त एक्शन है। कैप में से मैं चूज करना चाहूंगा मिड कैप में जो मेरा फेवरेट है, जो काफी हमेशा आउट परफॉर्म करता है, तो वो है KPIT टेक। KPIT टेक में वापस से फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, काफी अच्छे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है इसने। तो मुझे ऐसा लगता है ये आउट परफॉर्मेंस में बरकरार रहेगा। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी फेवर में 1640 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं टारगेट जो इसमें बन सकते हैं वो 1850 से 1900 रुपए तक के बन सकते हैं, पर ये थोड़ा सा मिड टर्म टारगेट है। एक शेयर मैंने कल आपके सामने रखा था, मैं उसको वापस से रख देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसको नोटिस भी कर रहे होंगे। मैं चार्ट के साथ दिखाता हूँ आपको कि कैसे मैंने चुना और फिर मैंने क्यों एक्सपर्ट से पूछा और आज मैं क्यों वापस उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। एक बार आप जरा मेरी स्क्रीन दिखाएंगे आप, जो मैंने लगा रखी है। मैंने कल धानी एंटरप्राइजेस माफ़ कीजिए धानी सर्विसेज के बारे में आपके सामने एक पॉइंट रखा था और इसका मैंने वीकली चार्ट भी आपको दिखाया था। मैं देखिए अभी भी आपको दिखा देता हूँ मैंने कैसे इसको नोटिस किया। ये मेरा पहला पॉइंट था जहाँ पे मेरा ये ब्रेक डाउन हो गया था कैंडिडेट, लेकिन उसके बाद का ये आप जो पॉइंट देख पा रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस का कन्वर्जन है, ठीक है, जो मैंने आपके लिए मार्क किया। ये 50 दिन की एवरेज है।
टेक्निकल इसमें टिपिकली ये माना जाता है कि 50 दिन से 200 दिनों के एवरेज को छूने में कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। वीकली बेसिस पर चार्ट है, थोड़ा समय लग सकता है बट चलेगा बहुत ही बढ़िया। और ये वीकली बेसिस पर इसका जो टारगेट है वो करीब करीब 80-85 रुपये के आसपास आता है। ये मैं अपनी स्टडी बता रहा हूँ, कोई मेरे पास कोई जादू मंत्र वाला मामला नहीं है, आपके सामने सामने रख रहा हूँ। चलेगा तो आपके साथ ही चलेगा और कह के चलेगा, बता के चलेगा, कोई आगे पीछे वाला मामला ही नहीं है। तो ये एक मेरी वजह है कि इसके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। मैं आपको फिर से नोटिस कराता हूँ, आप भी, मेरा तो मानना है कि अर्निंग और लर्निंग दोनों होनी चाहिए। अर्निंग भी हो और लर्निंग भी हो, पता तो चले कि क्यों इस शेयर को हमने ढूंढा, क्यों इस शेयर के साथ हम आवे हैं। देखिए मैंने आपके लिए स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, एक स्ट्रॉन्ग बेस आपने देखा होगा। अब ये 50 दिन के एवरेज 200 दिनों के एवरेज को पार पाने की कोशिश करेगी। एक बार रत्नेश भाई आप जरा इस शेयर को बताइए, मेरा थोड़ा पेशेंस भी रहेगा लेकिन मेरे को लग रहा है कि जो रिवॉर्ड मिलेगा काफ़ी अच्छा मिल सकता है, बेहतर मिल सकता है। धानी सर्विसेज जो पहले इंडिया बुल्स के नाम से हुआ करती थी, ये वो शेयर है, जरा देख के बताइए सर। बिल्कुल, धानी में एक नीचे के इस पे अभी तक काफी टाइम से बहुत लंबा अंडर परफॉर्मेंस है, इसमें बहुत लंबा कंसोलिडेशन हमको कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। मतलब जिसको बोलते हैं काफी लंबा कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा है, करीब करीब 2 साल का। तो अभी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक बेस बना रहा है। तो यहाँ पे एक जो अर्ली मूव जिसको बोलते हैं हम, वो पकड़ने की कोशिश करी है आपने डिम्पे जी। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस 53 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें चांस लिया जा सकता है। ऊपर में जो पहला जो टारगेट बनेगा इसको 63 रुपीज का बनेगा, वहां पे एक सप्लाई आएगा, वो निकाल देगा तो 73 तक भी आ सकता है। डन सर, तो इसको लेके रख लेते हैं। ऐसा आप बता रहे हैं कि कोई दिक्कत भी नहीं है इसके अंदर और किसी तरह की कोई मामला भी इसके अंदर नहीं, साफ साफ दिख रहा है। बड़ा रिटर्न आपको मिल सकता है, थोड़ा प्रीमेच्योर है, थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा बट ये शेयर काफ़ी बेहतर रिटर्न दे सकता है। इसलिए काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया तो मेरे को लगा कि चलो मैं शेयर के बारे में बता भी देता हूँ और ख़ुद से दिखा भी देता हूँ कि कैसे मैंने इस शेयर को पकड़ा है और मैं कैसे चाहता हूँ कि एक्सपर्ट्स, इसको ये सब सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स हैं जो आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं। हम तो सिर्फ उनके सामने पूछ रहे हैं कि भाई चल सकता है कि नहीं चल सकता। ना तो हम शेयर चलाते हैं, ना ही बताते हैं, ना इस तरह का हमारे को पता है। होता होगा कईयों के पास एक्सपर्टी, हमारे पास नहीं है बहुत सी एक्सपर्टी। आगे बढ़ें, रत्नेश भाई आप हमारे साथ रहिएगा और मेरे साथ एक और मेहमान भी जुड़ रहे हैं, एनएलसी इंडिया के CMD मिस्टर प्रसन्ना के मुट्टुपल्ली। उनसे हम करेंगे ज़रा बातचीत। मिस्टर प्रसन्ना बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपको देखता हूं तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं सर, अच्छा लगता है। आपका नाम बहुत ही सुंदर है प्रसन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम निकालने के लिए। पहले मैं सर जरा प्रोडक्शंस के नंबर पे आऊँगा। मेरे पास जो कल की इन्फॉर्मेशन है कि Q1 में आपका जो लिग्नाइट प्रोडक्शन है जिसके लिए टिपिकली आपकी कंपनी फेमस है, वो 22% का जंप हुआ है। सर एक तो ये क्लैरिफाई कीजिएगा और दूसरा ये भी बताइएगा कि आगे का रोड मैप क्या है। सर नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल हम लोगों का लिग्नाइट प्लस कोल प्रोडक्शन ऑल टाइम हाईएस्ट एवर रहा 36 मिलियन मेट्रिक टन, और उसी आगे बढ़ाते हुए Q1 में हमारा लिग्नाइट प्रोडक्शन 22% इंक्रीज हुआ है। और इसका मेन कारण यह है कि जो भी कंस्ट्रेंट्स थे पिछले साल जो प्रोडक्शन के लिए जो भी कंस्ट्रेंट थे वो सभी कंस्ट्रेंट्स को एड्रेस किया गया है। उसी की वजह से ये बढ़ोतरी हुई है और आगे जाके और भी ये इंक्रीज होंगे और इस साल का जो टारगेट है वो पूरा हो पाएंगे। प्रसन्ना जी, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। आपके ना रिन्यूएबल को लेकर भी प्लान है, रिन्यूएबल एनर्जी के, और कहीं ना कहीं ये वो एरिया है जहाँ पर सरकार का भी फोकस है और कंपनीज भी काफ़ी इसमें इन्वेस्ट भी कर रही हैं। आपके टारगेट्स क्या हैं सर? किस तरह के प्लान्स आप लेके चल रहे हैं और कितनी कैपेसिटी बढ़ेगी? अगर मैं आपसे अगर पूछूं कि यहाँ से अगर 5 साल बाद कैपेसिटी कितनी हो जाएगी तो जरा इसके बारे में बताइए सर आप। सर आज के दिन में हमारा जो कैपेसिटी है, रिन्यूएबल कैपेसिटी 1.4 गीगावाट है, जिसमें सोलार भी मौजूद है और विंड भी मौजूद है। और जैसे कि आप जानते हैं हम इंडिया में ही सबसे पहले पब्लिक सेक्टर है जो 1 गीगावाट कैपेसिटी ऐड कर चुके हैं। तो ये 1.4 गीगावाट का एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। पूरी कंट्री और दुनिया इस कैपेसिटी को 3 गुना करना चाह रहे हैं 2030 तक, लेकिन हम लोग इसको 4 गुना करना चाह रहे हैं। 1.4 गीगावाट से हम लोग इसको 6 गीगावाट से ज्यादा कैपेसिटी 2030 तक करने का टारगेट रखे हुए हैं और इसी टारगेट के रास्ता पे ऑलरेडी चल रहे हैं। ऑलरेडी हमारा
2 गीगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी सोलर और विंड का पाइपलाइन में है। गुजरात में 600 मेगावाट है, राजस्थान में 800 मेगावाट है, गुजरात में 50 मेगावाट विंड है। तो ये सब लेते हुए 2 गीगावाट का प्रोजेक्ट ऑलरेडी पाइपलाइन में है, जो नेक्स्ट 1 साल में वो कमीशन हो जाएंगे। सो हमें उम्मीद है कि हम लोग जो है 6 गीगावाट का जो टारगेट 2030 तक उससे ज्यादा हम लोग अचीव कर पाएंगे। गीगावाट का, क्योंकि प्रसन्ना जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा दूसरा सवाल यही था कि क्या आप अपने टारगेट पर अभी भी कायम हैं, और आपने बोला कि आप अपने टारगेट्स को भी पार करने के लिए पॉजिटिव हैं, उसे भी ओवर अचीव आप कर लेंगे। पर प्रसन्ना जी, एक बार आपसे आपके तालाबेरा प्रोजेक्ट की कमिश्निंग को लेकर अपडेट जानना चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है उस फ्रंट पे, और कब तक हम ये कमिश्निंग पूरी और फिर साथ ही नंबर्स में इसका इम्पैक्ट आते हुए देखेंगे। मैडम, तालाबेरा थर्मल पावर स्टेशन को हम लोग फरवरी में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसका फाउंडेशन स्टोन ले किए हैं, और 3 into 800 मेगावाट 2400 मेगावाट का प्लांट है, 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें द मेन प्लांट पैकेज BHEL को अवार्ड किया गया है, और साइट पे काम अच्छी तरह चल रही है। जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, BHEL ऑलरेडी काम कर चुका है, और हमारा टारगेट है 28-29 में इसका तीनों यूनिट को हम लोग कमीशन करने का टारगेट है, और उसी टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा कोशिश किया जा रहा है, और हमें उम्मीद है कि हम लोग उस टारगेट को पूरे कर पाएंगे। ठीक है प्रसन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। खैर NLC इंडिया की मैनेजमेंट थी, जैसे उनके प्रोडक्शंस के और बिजनेस अपडेट्स आते हैं तो हम बैक टू बैक कोशिश करते हैं मैनेजमेंट को जोड़े, थोड़ा और क्लैरिफिकेशन ले लें, ऐसा कुछ और करने की हमारी कोशिश थी। आगे बढ़े, एक सेगमेंट हमारा और चल रहा है जो कि बजट के रिगार्डिंग है, बजट ब्लॉकबस्टर्स। आइए देखते हैं वो सेगमेंट, और उसमें आज कौन सा मेहमान है वो आपको बताएंगे शेयर। आस्था जैन बताने वाले हैं बजट का बोनेंजा शेयर, जो कि बहुत ही शानदार होगा आपके लिए। आस्था जी नमस्ते, बताइए बजट के हिसाब से आपने क्या चुना है? नमस्ते। देखिए, मुझे जो पसंद आ रहा है वो है इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया की बात करें तो ये स्टॉक अच्छा लगता है, और खरीदारी करने की सलाह इस काउंटर पे होगी। टारगेट तकरीबन 300 के आसपास का रहेगा, समय सीमा 1 से 2 महीने रह सकती है। इंजीनियर्स इंडिया की बात करें तो ग्लोबल इंजीनियरिंग कंपनी है, टोटल सोल्यूशन कंपनी है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कंपनी है, और जिस तरह की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी बेहद शानदार। कंपनी का जिस तरह से यहाँ पे ऑर्डर बुक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, और मुझे लगता है क्योंकि ये जो कंपनी है ये पूरी देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, ऑयल एंड पेट्रोलियम के अंतर्गत आती है, और गवर्नमेंट का भी यहाँ पे पूरा ट्रस्ट है इस सेक्टर को अच्छा यहाँ पे और विकास करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आगे जाते हुए जो ऑर्डर बुक बढ़िया इनके पास है वो और भी बढ़ती हुई नजर आएगी, और वहां से भी इनको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक मजबूती देखने को मिलेगी। ये एक काउंटर ऐसा लगता है जो बजट के नजरिए से खरीदा जा सकता है। इनिशियल टारगेट इसमें 300 रुपए का रहेगा, लेकिन अगर और भी यहाँ पे बढ़िया कुछ अवार्ड्स मिलते हैं इनको ऑर्डर्स पे, तो मुझे लगता है कि 320 तक जाने की भी क्षमता ये काउंटर रखता है। पर पहले टारगेट 300 के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी इंजीनियर्स इंडिया को, 1 से 2 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। सरकारी कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया, और साल भर में ये शेयर डबल से ज़्यादा हुआ है। 263 रुपये 90 पैसे का भाव है। 300 रुपये के लिए तैयार रहिए, बहुत दूर नहीं है। जिस तरह का परफॉर्मेंस हमने देखा है, और जिस तरह से PSUs ने लीड किया है बाज़ार में, तो 25% की संभावित तेज़ी है 1 से 2 महीने की अवधि के लिए। आशा जी एक काम कीजिए, 1 से 2 महीने में तो 300 हो गया, मान लीजिए अगर कोई साल भर रखिए फिर से 1.5 गुना 2 गुना हो जाएगा शेयर ये। देखिए, मुझे लगता है अगर लगातार ऑर्डर्स इनको मिलते रहे और सरकार का यहाँ पे पूरा फोकस रहा तो उससे ज्यादा तो होने की संभावना है। बड़े बड़े दावे तो मैं नहीं कर सकती अभी से, लेकिन ये मैंने जरूर बोला कि 300 का अगर स्तर पार करता है तो 320 से 330 का नेक्स्ट पड़ाव इसके लिए रह सकता है।
पर अभी पहले 300 का स्तर पार करना जरूरी है और साथ में अभिषेक जी रिजल्ट्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहां पे भी एक नजर बनानी होगी। अगर रिजल्ट्स यहाँ पे अनुमान मुताबिक आते हैं तो बेहद स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये 300 से ऊपर के भी स्तर दिखाता हुआ नजर आए। ठीक है, बढ़िया कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, PSU है, 15,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है और आपको यहाँ से 300, 320, 30 यानी कि 15 से लेके 20% की तेज़ी के लिए, 25% की तेज़ी के लिए आप इसमें तैयार रहिए। आपको ये मूव दिखाएगा इंजीनियर्स इंडिया का शेयर। आशा जैन की तरफ से बजट का ब्लॉकबस्टर स्टॉक। आशा जी, कोई डिस्क्लोजर आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जो भी हम स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है क्योंकि हम लोग PMS भी चलाते हैं, हमारी होल्डिंग में ये स्टॉक बिल्कुल हो सकते हैं। तो उस डिस्क्लेमर के साथ और हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किए भी हो सकते हैं। ये एक स्टॉक रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। बजट ब्लॉकबस्टर के तौर पर बिल्कुल बजट वाला भी प्ले होगा, उसके आगे भी आपको कमाई करा कर देगा। लेकिन बाजार पर जब लौटेंगे, बाजार देखिए निफ्टी हो गया है अब 100 अंक ऊपर, करीब करीब 24,400 का आंकड़ा पहली बार पार किया है। आज एक नया रिकॉर्ड बन गया। निफ्टी बैंक की बात करें तो 53,159 पर ट्रेड कर रहा है। हल्की सी तेजी है और वो तेजी भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि ICICI बैंक ऊपर है करीब 2%। आज लीडरशिप ICICI बैंक की है निफ्टी को लेकर। अदरवाइज आप देखिए, एक तरफ HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, ये कहीं ना कहीं बाजार को नीचे खींचने का काम कर रहे हैं। ICICI बैंक सहारा देने का काम कर रहा है। तो अभी 12 में से 5 शेयर कमजोर हैं, 7 शेयर चढ़ रहे हैं, जिसमें कि ICICI है, कोटक है, एक्सिस है, SBI है। और रत्नेश जी हमारे साथ हैं। रत्नेश जी, कल भी हम ये प्रश्न पूछ रहे थे कि एक्सिस में से और ICICI में से बेहतर क्या लग रहा है, तो कोई एक्सपर्ट थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ये उन्होंने बोला था कि एक्सिस बेहतर है। आपका सर एनालिसिस, आपकी स्टडी क्या कहती है? क्योंकि अब रिकॉर्ड हाई के आसपास है ICICI बैंक, 1235 का इसका हाई है, उसके बिल्कुल करीब जाके ट्रेड कर रहा है। ICICI बैंक में कोई रणनीति बनाएं, कैश में नहीं, अगर फ्यूचर में नहीं तो क्या ऑप्शन में कुछ आप सुझाएंगे? दोनों का कंपैरिजन करें तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली ICICI बैंक ने तो पहले उसमें निकाल दिया है अपना हाई, ऑल टाइम हाई, और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोनों ही थोड़े थोड़े से स्ट्रेच करे हुए हैं चार्ट पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी दोनों में रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवर में बैठेगा। तो अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कल के सत्र के बाद थोड़ा सा एक्सिस बैंक तैयार हो रहा है, तो एक्सिस बैंक में यहाँ पे 1240 रुपए के स्टॉप लॉस से एक बार खरीदारी करना चाहिए 1320, और उसके बाद में फिर 1350 तक के लिए वो जा सकता है। ठीक है, ये आपके लिए सलाह ये बैंकिंग को लेकर। रत्नेश जी, चलिए आपको अलविदा कहने का समय हो गया है। आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर सर? बिल्कुल, जो भी स्टॉक हमने डिस्कस करे हैं अभी तक, वो हो सकता है हमारे कंपनी प्रोफाइल में और हमारे क्लाइंटों को इसमें निवेश हो सकता है। ठीक है, क्लाइंट्स का हो सकता है, क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। ये डिस्क्लोजर रत्नेश जी की तरफ से। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स रेकमेंड करने के लिए भी, और हमने जो पूछे बिल्कुल अपनी सही एनालिसिस देने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। एक